डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं पॉलिटिकल थॉट। मैं इसको 3 वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट वीडियो जो इसमें वेस्टर्न क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट है मेनली। सेकंड वीडियो में इंडियन थॉट होंगे, बोथ क्लासिकल एंड मॉडर्न। एंड थर्ड जो है वो सिलेबस से हट करके जो बहुत सारे थिंकर के पूछे जाते हैं, खास करके वेस्टर्न थिंकर और कुछ इंडियन थिंकर भी, वो थर्ड वीडियो में हम लोग लेंगे। सो स्टार्ट दिस ए फैसिनेटिंग जर्नी। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन मैं इसमें बहुत ढेर सारे इंफॉर्मेशन रिविजिट कर रहा हूं। एक तरह से रिवीजन है पॉलिटिकल थॉट का, और बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें सारे एमसीक्यू जो हैं वो एक्चुअल एमसीक्यू हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इस वीडियो में सारे ही क्वेश्चन, एक्चुअल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशंस में, वो लिए गए हैं। इस मायने में ये थोड़ा डिफरेंट है जो एमसीक्यू सीरीज की जो मेरी वीडियो है उससे। और ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो DU से लिए गए हैं, 2-3 साल के क्वेश्चन। जेएनयू के पॉलम, पॉलेज, पीआईएसएम, इन सब से लिए गए, खास करके पॉलम से, इसके भी 2-3 साल के। जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि इसके वन ऑफ द बेस्ट जो क्वेश्चन मुझे लगे हैं जो पूछे जाने चाहिए वो एचसीयू के हैं, उससे मैंने लिया है। ये एनएचयू गलत लिखा है, ये बीएचयू है। बीएचयू के भी मैंने कुछ क्वेश्चन लास्ट में लिए हैं। आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट ले लिए हैं जिससे कि आपको पता लगे कि एक्चुअल क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। और यूजीसी नेट से भी काफी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, क्योंकि वो आपको पूछे जाते हैं और वो भी थोड़े डिफिकल्ट हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन है। और इससे आपको फायदा क्या होगा? इसमें से आपको कुछ रिपीटेशन लगेगा, आपको लगेगा कुछ क्वेश्चन बहुत कठिन लगेंगे, कुछ बहुत आसान लगेंगे, आपको लगेगा ये सर ने क्यों इंक्लूड किया है। ये आपको एक फील देने के लिए है कि एक्चुअल जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस लेवल के होते हैं, किस रेंज के होते हैं। और इसके थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको रिवाइज कराने की। सो लेट अस बिगिन। पहला क्वेश्चन जो है वो एंशियंट ग्रीक, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन मैंने पहले प्लेटो, एरिस्टोटल के लिए हैं, तो वो आपको मिलेंगे। इसमें ये है एंशियंट ग्रीक थिंकर, उसमें से कौन है जिसने ये कहा कि द स्टेट कम्स टू बी फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। आपको एक मैं टिप्स बताता हूं कि जहां भी गुड लाइफ ऑफ कम्युनिटी आए, स्टेट फॉर द गुड लाइफ ऑफ कम्युनिटी, वहां आप एरिस्टोटल को याद कीजिए। एरिस्टोटल ने जो स्टेट की अपनी थ्योरी दी है वो प्लेटो से काफी डिफरेंट है। और उसमें वो कहते हैं कि स्टेट एक ह्यूमन के फ्लरिशमेंट के लिए, यूडोमोनिया वो वर्ड यूज करते हैं एक्चुअल में, कि एक ह्यूमन कैरेक्टर के फ्लरिशमेंट के लिए, एक फुलफिल्ड लाइफ के लिए स्टेट उतना ही जरूरी है जैसे मछली के लिए पानी। उसके बगैर जो है आदमी एक तरह से जिंदा नहीं रह सकता है, वही सेक ऑफ लाइफ, जिंदा नहीं रह सकता है। उनका कहना था कि यदि कोई आदमी बिना स्टेट के रहना चाहता है तो वो जो है या तो गॉड है या बीस्ट है, वो मतलब आदमी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके अनुसार से ह्यूमन जो है एक पॉलिटिकल एनिमल है। और उनको उसका जो विकास होता है ह्यूमन का, वो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में ही होती है, एज ए सिटीजन ही होती है। इसलिए स्टेट जो है उसके लिए नितांत जरूरी है। वो इस सेंस में, एक जिसको आप कह सकते हैं वैल्यू में, वो स्टेट को प्रायर टू इंडिविजुअल मानते थे। मतलब कि स्टेट एक तरह से अंग है, मतलब स्टेट समझिए कि एक अंग है, और उसका जो पार्ट है, वेरियस पार्ट होता है, वो इंडिविजुअल है। एक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट उनका था, मतलब कि इंडिविजुअल आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। तो क्या पहले शरीर है कि पहले हाथ है? तो कोई बोलेगा पहले शरीर है। लेकिन यदि आप देखेंगे कि शरीर बनता कैसे है टाइम में, तो पहले जो है वो एटम, मतलब सेल बनते हैं, फिर टिश्यूज बनते हैं, और फिर उससे जो है हैंड लिम्स बनते हैं, फिर पूरा शरीर बनता है। तो टाइम में यदि आप देखेंगे तो शरीर जो है बाद में आता है, हाथ पहले आ सकता है। लेकिन यदि इसेंस में देखें तो पहले शरीर है, फिर उसके अंग है। इसी तरह से एरिस्टोटल जो है वो स्टेट को कहते हैं कि पहले जो है इंडिविजुअल आता है, फिर फैमिली आती है टाइम में, फिर जो है सोसाइटी आती है, फिर विलेज मतलब विलेज, सोसाइटी, और तब स्टेट। लेकिन इस सेंस में स्टेट पहले है इंडिविजुअल, फैमिली और विलेज से। तो ये सारी चीजें जो हैं, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, ये सब उससे पूछा जाता है, इसलिए इसमें सही आंसर है एरिस्टोटल, बी। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट इज बेसिकली, अब जो मैं आपको बता रहा था कि
इन्होंने थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट दिया है, ये एक टाइम में ये कहते हैं कि पहले इंडिविजुअल है, फिर उसके बाद फैमिली बनती है, फिर फैमिली से विलेज, विलेज सोसाइटी, और वो कन्वर्ट होती है स्टेट में। वो तो अपने सिटी स्टेट की बात करते हैं। तो एक तरह से ये हिस्टोरिकल थ्योरी है, ये सब नहीं है। डिवाइन तो मानते नहीं, सो सही आंसर ये है। जो मैंने एक और बोला, वो भी कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनकी जो थ्योरी ऑफ स्टेट है वो ऑर्गेनिक स्टेट की कल्पना करते हैं। यही ऑर्गेनिक है, मतलब जहां इंडिविजुअल जो है वो उसी तरह से इंटीग्रल पार्ट बन जाता है स्टेट का, जैसे जो ऑर्गन होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के इंटीग्रल पार्ट होते हैं, जैसे हाथ पैर जो है शरीर के हमारे पार्ट है। एरिस्टोटल्स डिक्टम, मतलब इनका एक तरह से समझ लीजिए स्लोगन, या द स्टेट इज प्रायर टू मैन इंप्लाइज, मैंने आपको अभी सब कुछ बताया है, मतलब इसेंस में स्टेट जो है पहले है मैन से, क्योंकि शरीर पहले है अंग से। तो इसका ये होगा कि इंटीग्रल यूनिटी ऑफ मैन एंड द स्टेट, जो मैं कह रहा हूं उसको यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्यों बन जाता है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज से। अब लेकिन जब आप देखेंगे गौर से, द टेम्पोरल प्रायोरिटी ऑफ द स्टेट, टेम्पोरल मतलब इन टाइम, प्रायोरिटी मतलब पहले, लेकिन टाइम में पहले नहीं है। पहले इंडिविजुअल आता है, फिर इंडिविजुअल से फैमिली बनती है, फिर फैमिली जो है बहुत विलेज में कन्वर्ट हो जाता है, और विलेज जो है बहुत सारे विलेज मिल करके सिटी स्टेट बनाते हैं, पोलिस बनाते हैं। तो टाइम में तो ये जो है बाद में है इंडिविजुअल से, लेकिन इसेंस में पहले है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मैन इन द स्टेट, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रल यूनिटी ऑफ मैन ऑफ द स्टेट है। ये तो जेनेटिक फैलेसी तो है नहीं, तो इसलिए सही आंसर इसमें है सी। मैंने ये सब आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट है, ये सब मैंने बता दिया है, ये सब मैंने बता दिया, पढ़ लीजिएगा। येलो में जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी नरेट कर दिया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। अब ये यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पहले लगेगा इसका मायने क्या है, रिट लार्ज, विच एंशिएंट फिलोसफर सेड दिस। पहले समझिए कि इसका मायने क्या है, फिर हम लोग आते हैं कि किसने कहा है। देखिए, इसका इसका जो मीनिंग है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है कि स्टेट एक मैग्निफाइड इंडिविजुअल है। मतलब एक इंडिविजुअल को यदि आप बड़ा कर दें तो वही स्टेट हो जाता है। और इसका मायने समझिए कि इंडिविजुअल और स्टेट एक ही जैसे प्रकृति के हैं, एक ही तरह के चीज हैं, केवल वो बड़ा है। इंडिविजुअल का बड़ा विशाल रूप जो है वो स्टेट है। ये आप समझिए कि ये बेसिकली प्लेटो ने कहा है। लेकिन क्यों कहा है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट का है, और इसमें जो यूजीसी नेट के प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी इस डिस्कशन को सुन के अच्छा लगेगा। देखिए, बेसिकली क्या है कि प्लाटो, आपको पता है कि वो इंडिविजुअल के सोल को 3 कंपार्टमेंट में देखता है। मतलब वो 3 एलिमेंट सोल का देखता है, आत्मा का। मतलब एक जो एलिमेंट है वो रीजन है, दूसरा स्पिरिट है आत्मा की, और तीसरी एपेटाइट है। रीजन मतलब नॉलेज जो वर्चू है, स्पिरिट मतलब करेज हिम्मत, और एपेटाइट मतलब जिसको कि आप भूख कह सकते हैं, चाहत कह सकते हैं, वांट कह सकते हैं, मटेरियल चीजों की। तो उसका ये कहना था कि जो स्टेट होता है यही जो है बदल जाता है, ये 3 जो एलिमेंट हैं वो बदल जाते हैं 3 क्लास में। जो रीजन से गाइडेड होते हैं वो रूरल में बदल जाते हैं, रूलिंग क्लास, जिसको फिलोसफर किंग कहा। जो स्पिरिट से गाइडेड होते हैं वो सोल्जर क्लास में बदल जाते हैं, और जो एपेटाइट से गाइडेड होते हैं वो प्रोड्यूसर क्लास हैं, जो खेतीहर, अ, मतलब दुकानदारी, वैश्य, मतलब आप कह सकते हैं जो कि बिजनेसमैन है या फार्मिंग कम्युनिटी है, वो जो प्रोड्यूसर है, जो जनरल आम आदमी है वो प्रोड्यूसर है। मतलब जिनकी सोल में ज्यादा जो टेंडेंसी है वो स्पिरिट की है वो सोल्जर, जिसमें ज्यादा रीजन की है रूरल, जिसमें ज्यादा एपेटाइट की है डोमिनेंट स्पिरिट, जो एलिमेंट यदि जो है उसके अनुसार से 3 क्लास। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये 3 वर्चू जो है उसको ये दर्शाते हैं। ये जो है रीजन विजडम को, ये करेज को, और ये टेम्परेंस को। टेम्परेंस मतलब कि समता बनाए रखना है, मतलब ना ज्यादा खुशी ना ज्यादा दुख, कम बीच बीच का मार्ग। तो ये ट्रापाटाइट सोसाइटी स्टेट है, 3 क्लास, और ये ट्रापाटाइट सोल है। तो ये इंडिविजुअल है, ये स्टेट है। तो इंडिविजुअल को ही मैग्नीफाई कर दिया आपने, उसके 3 एलिमेंट को, तो स्टेट बन गया। तो यही स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज का
मायने हैं, और ये प्लेटो ने कहा है। ये इमेज है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। फॉर प्लेटो ए जस्ट सोसाइटी इन इज वन इन विच, अब यहाँ जस्टिस की बात आ जाती है। प्लेटो के अनुसार से जस्टिस की क्या, अब प्लेटो और एरिस्टोटल ने जस्टिस पे इतना कुछ कहा है, आप मेरे वीडियो को प्लीज जरूर देख लीजिए, आपको काफी चीजें उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, देयर इज ए क्लासलेस इगैलिटेरियन सोसाइटी, मतलब एक ही आंसर सही है क्या, ये आंसर सही है, क्लासलेस इगैलिटेरियन सोसाइटी, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपको पता है कि प्लेटो में तो 3 क्लास हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्लासलेस नहीं है। ईच ऑफ द क्लासेस रिफ्लेक्ट द ट्रापाटाइट डिवीजन ऑफ द सोल, ये तो है, ये तो ऐसा उन्होंने कहते हैं। द लवर्स ऑफ विजडम एंड आर द गार्जियंस, और सब कुछ है नहीं। और द वर्च्यू ऑफ द रूरल इज मॉडरेशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्च्यू ऑफ द रूरल मॉडरेशन नहीं है, जो एपेटाइट मतलब प्रोड्यूसर है उनका वर्च्यू जो है मॉडरेशन है, टेम्परेंस है, इसलिए ये भी गलत है। तो सही आंसर इसमें है बी, मतलब ईच ऑफ द क्लासेस रिफ्लेक्ट द ट्रापाटाइट डिवीजन ऑफ द इंडिविजुअल सोल। तो एक तरह से ये वही कह रहा है कि स्टेट इज नथिंग बट इंडिविजुअल रिट लार्ज, मैग्निफाइड इंडिविजुअल इज स्टेट। विथ whom would you associate cave allegory? अब केव एलिगोरी क्या है, यहाँ पे मैंने एक इमेज दिया है, ये मैंने अपने ही वीडियो से लिया, ऑफ कोर्स वो भी कहीं इमेज कहीं से ली ही गई होगी। अब यहाँ पे ये बेसिकली प्लेटो का ये एक एलिगोरी मतलब क्या होता है, एनालॉगी, मतलब एक एग्जाम्पल देने की बात है। तो वो एलिगोरी केव का ऐसे देते हैं, आप यहाँ देखिए केव दिख रहा है, केव में एक रोशनी जो है वो आग से दिख रही है, केव के बाहर जो है वो सनलाइट है, यहाँ पे कुछ लोग निकल पाए हैं, बाकी लोग तो केव में फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि ये जो मानव जीवन है ना, वो एक केव में, गुफा की जीवन है, मतलब वो एक फुल नॉलेज की लाइफ नहीं है। फुल नॉलेज जो सन की लाइफ में जो है वो है, जो फिलोसफर हो जाते हैं, जो नॉलेजेबल हो जाते हैं, वो उस गुफा से निकल जाते हैं, ये इस दुनिया में आ जाते हैं। और ये दुनिया जो है नॉलेज की दुनिया है, ये फॉर्म की दुनिया है, आइडिया की दुनिया है, इसको उन्होंने कहा इंटेलिजिबल वर्ल्ड, जो कि आप केवल ज्ञान चक्षु से देख सकते हैं, मतलब आपके आईज तभी खुलेंगे जब आपके पास नॉलेज है, विजडम है। और ये जो दुनिया है ये सन के रोशनी का मात्र छाया है, जो जो वर्ल्ड को उन्होंने बोला विजिबल वर्ल्ड, जिसमें हम रहते हैं। तो जैसे आपको गुलाब का फूल दिखता है, तो प्लेटो के अनुसार गुलाब का फूल एक्चुअल नहीं है, जो गुलाब होने का जो आइडिया है वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड में है, आपको उसकी बस प्रतिछाया दिखती है, शैडो दिखता है, और आप सोचते हो यही रियलिटी है। तो इस तरह से वो एक विभेद करते हैं, बाइफर्केशन करते हैं दो दुनिया में, एक नॉलेज की दुनिया, आइडियाज की दुनिया, फॉर्म की दुनिया, और एक दुनिया जो हमारे सेंसेस, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, आंख से देखते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, विजिबल वर्ल्ड, एक्सपीरियंस्ड वर्ल्ड, एग्जिस्टेंस वाली वर्ल्ड। और उनका कहना है ये जो वर्ल्ड है जिसको हम एक्चुअल वर्ल्ड मानते हैं वो झूठा वर्ल्ड है, वो शैडो ऑफ फायर में है या सन के शैडो में है, ये गुफा के अंदर की लाइफ है। और आपको निकालने के लिए फिलोसफर्स हैं, वो आपके फ्रेंड फिलोसफर गाइड के जैसे आपको गुफा से निकालेंगे और वो सन की रोशनी वाले इंटेलिजिबल वर्ल्ड में ले जाएंगे। ये सारी बातें मैंने बहुत चीज कह दी आपको, ये एलिगोरी ऑफ केव है प्लेटो का। तो सही आंसर है बी। और क्या है, और उसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बोले हैं उससे एमसीक्यू बन सकते हैं। अब अगेन देखिए, प्लेटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है प्लेटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस को। अब एक ही सही है तो बाकी तो गलत होंगे। जस्टिस इज व्हाट द स्ट्रॉन्ग कैन डू एंड वीक मस्ट इंड्योर, तो ये जो है नहीं है। ये बेसिकली जो है थ्यूसिडाइडस ने इस टाइप की बात कही थी कि भाई जो मजबूत है वो जो करे वो जस्टिस है, जो वीक है उसको तो सहना पड़ता है। जस्टिस ऑब्टेन्स व्हेन इनइक्वलिटी बेनिफिट द लिस्ट एडवांटेज, ये तो जॉन रॉल ने कहा, ये भी प्लेटो के अनुसार इस टाइप की बातें नहीं है। जस्टिस इज डूइंग वंस ओन ड्यूटी एज पर वंस स्टेशन ऑफ लाइफ, ये पहले तो आपको ये स्टेशन ऑफ लाइफ, कई जो स्टूडेंट हमारे हैं उसको लगेगा इसका मायने क्या है, वंस स्टेशन ऑफ लाइफ। पहले तो ये समझिए वंस स्टेशन ऑफ लाइफ एक फ्रेज है, इसका मायने ये होता है कि जो भी आपको समाज में जिम्मेदारी दी गई है, जो जैसे कास्ट सिस्टम में आप समझिए वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, वो भी स्टेशन ऑफ लाइफ है। तो आपको उसको अपने बेस्ट मतलब एबिलिटी से उस ड्यूटी का निर्वाह करना, यही जस्टिस है। इनफैक्ट कास्ट सिस्टम भी जब शुरुआत हुआ था तो वो इसी बेसिस पे हुआ था, इसी तरह के, बाद में वो अपभ्रंश होकर के काफी वो खराब हो गई।
तो प्लेटो भी उसी टाइप की बात करते हैं कि यदि आपको प्रोड्यूसर क्लास में रखा गया है तो आपको प्रोड्यूसर क्लास की बेस्ट ड्यूटी करनी है, बिना ये सोचे हुए कि फिलोसफर किंग क्लास और सोल्जर क्लास क्या कर रहे हैं। यदि आपको फिलोसफर किंग क्लास में रखा गया है तो आपको उसकी ड्यूटी निभानी विदाउट सोचे हुए कि प्रोड्यूसर क्लास क्या कर रहा है। तो जस्टिस इज डूइंग वंस ओन ड्यूटी एज पर वंस स्टेशन ऑफ लाइफ। मतलब जो आपको समाज में जिम्मेदारी दी गई है उसको बेस्ट एबिलिटी से निभाना जो है वही आपके लिए जस्टिस है, वही समाज जस्ट होता है, वही आइडियल स्टेट होता है। उनके अनुसार से एक और चीज यहाँ पे है जो पूछी जा सकती है, वो है कि एक इंडिविजुअल के लिए जस्ट इंडिविजुअल क्या है, जस्टिस क्या है। तो इंडिविजुअल का जस्टिस ये है कि उनका जो तीन एलिमेंट है सोल का, वो इस टाइप से हो कि उसकी इंडिविजुअल की जो रीजन है सोल का, वो गाइड करे उसके स्पिरिट और एपेटाइट को। यदि ऐसा इंडिविजुअल है तो वो जस्ट इंडिविजुअल है। और ऐसा समाज जिसमें कि अपने अपने क्लास जो बंटवारा हुआ है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो जस्ट समाज है। तो ये जो है, और यहाँ पे देखिए कि ये बहुत डिफरेंट है एरिस्टोटल के जस्टिस से। कुछ क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे, ये ड्यूटी बेस्ड है, राइट बेस्ड नहीं है। पहले तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेटो की जस्टिस जो है ड्यूटी बेस्ड है। फॉर प्लेटो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब यहाँ नॉट ट्रू पे ध्यान दीजिए, कई लोग जो है ट्रू पढ़ लेते हैं, नॉट मतलब वो पढ़ ही नहीं पाते हैं और एक कोई जो पहला ही आता है उसको टिक मार देते हैं। आइडियाज आर सब्सटेंस। अब आगे बढ़ते हैं, पहले अभी इस पे कमेंट नहीं करते। आइडियाज आर इसेंस ऑफ ऑल थिंग्स। आइडियाज आर रिफ्लेक्शंस ऑफ थिंग। आइडियाज आर यूनिवर्सल। अब ये कह रहा है नॉट ट्रू, इसका मतलब तीन तो ट्रू होंगे। तो आइडियाज आर इसेंस ऑफ ऑल थिंग तो ये है ही, क्योंकि वो आइडियलिस्ट थे और उसी आइडिया को ही वो फॉर्म मानते थे। जो मैंने आपको इतनी सारी बातें कही, तो कोई भी चीज जो है गुलाब के होने का आइडिया जो है वो रियल है, गुलाब खुद रियल नहीं है। आइडियाज आर रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग नहीं है, उल्टा द थिंग्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ द आइडियाज। तो इसलिए जब एक गलत मिल गया तो बाकी सब तो सही होंगे। या पढ़ लीजिए, कुछ आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि आइडियाज आर सब्सटेंस, ये है कंफ्यूजिंग। मतलब इसका मायने कहने का है कि आइडिया ही सब कुछ है, मतलब कि गुलाब का फूल अपने आप में कुछ नहीं है, उसमें जो आइडिया कंटेंट है वही उसका सब्सटेंस है। आइडियाज यूनिवर्सल होते हैं, आइडियाज जो हैं वो फॉर्म हैं, वो रियल हैं, वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड के पार्ट हैं ऑल। तो ये इसमें जो सही आंसर है बी, आइडियाज, सॉरी सी, कि आइडियाज आर रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग्स। नो, थिंग्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ द आइडियाज, इसलिए ये गलत है। द रीअपियरेंस ऑफ प्लेटो इज फाउंड इन। तो ये कहना क्या चाहता है, रीअपियरेंस ऑफ प्लेटो इज फाउंड इन, मतलब कि प्लेटो के आइडिया को फिर से रिक्रिएट इसमें से कहां पे किया गया, किस क्रिएशन में। क्या सर थॉमस मूर ने अपने यूटोपिया में किया, जो बहुत फेमस बुक है, उसी से वर्ड निकला यूटोपिया, मतलब यूटोपिया मींस जो असंभव है, यूटोपिक है। या सिटी ऑफ सन ऑफ कैंपनेला जो है, कैंपानेला के क्या सिटी ऑफ सन में है ये, या बैकन के न्यू अटलांटिस में है, या ऑल ऑफ द वे। इनफैक्ट सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। इसमें देखिए कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं। बेसिकली प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है, आप देखिए कि यूटोपिक स्टेट है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आप कितनी बातें यहाँ पे मैं अब आगे नहीं बता रहा हूँ, बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन आप पढ़ लीजिए मेरे वीडियो में या कहीं से भी। तो उसकी जो वो एक लगता है कि इमेजिनरी एक स्टेट है, तो वो इतना ज्यादा फिलोसफर्स को अफेक्ट किया प्लेटो के इस इमेजिनरी स्टेट ने कि बहुत लोगों ने उसको ट्राई किया। तो जैसे अटलांटिस जो है वो प्लेटो का एक बुक है, टेमायोस, ऑन टेमायोस एंड क्रिटियास। ये भी एक डायलॉग वाली बुक है, इस बुक को भी याद कर लीजिए क्योंकि यूजीसी नेट में पूछा गया है। कई लोग नहीं जानते हैं कि ये प्लेटो ने लिखा था। टेमायस एंड क्रिटियास वाज ऑन फिक्शनल आइलैंड एट वॉर विथ एथेंस। तो उसमें एक प्लेटो अटलांटिस, एक फिक्सिसियस आइलैंड की बात करता है जो कि एथेंस से लड़ाई करता है, लेकिन एथेंस चूंकि आइडियल स्टेट है इसलिए उसको हरा देता है। तो the allegorical aspect of Atlantis was taken up in utopian works of several Renaissance writer। अब जो रिनेसा के टाइम में, जो 13-14 सेंचुरी में इटली में हुआ, तो फ्रांसिस बैकम ने लिखा न्यू अटलांटिस, थॉमस मूर ने उसी को लिया यूटोपिया, और सिटी ऑफ सन ऑफ कैंपानेला भी उसी पे बेस्ड है। तो इसलिए ये तीनों ही सही है और ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब ऑफ कोर्स ये थोड़ा टफ है, लेकिन जान लेंगे आप एक बार तो आप इससे उसको भूल नहीं सकते हैं। आइडेंटिफाई द थिंकर हु यूज द टर्म फोरेनेसिस। अब ये क्वेश्चन बहुत टफ है और ये आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, ये यूजीसी नेट से लिया गया है, लेकिन मैंने इसको
क्यों अभी लिया है, क्योंकि मैं इसमें कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, वो आपको एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट और यदि आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फॉरेंसिस की जो नॉलेज है कि क्या है फॉरेंसिस, ये अब जानिए। वैसे ये फॉरेंसिस जो है ये एरिस्टोटल ने कहा था और ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है। क्या है देखिए, Aristotle's concept of forensics contained in his निकोमैकियन इथिक्स में है। आपको पता है उन्होंने बुक लिखा था निकोमैकियन इथिक्स, जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन दिया था, जो बुद्धा ने भी दिया था। मतलब कि वीणा के तार को इतना ना खींचो कि वो टूट जाए, इतना ढीला ना छोड़ो कि आवाज ना निकले, मतलब कि बीच बीच का मध्यम मार्ग अपनाओ, गोल्डन मीन जो है वही बेस्ट होता है। ये एरिस्टोटल का भी कहना था, बुद्धा का भी कहना था। वो उसके निकोमैकियन एथिक्स से आती है। उसी में उन्होंने जो है 3 टाइप के नॉलेज की बात की है। उसमें से थर्ड नॉलेज जो है फोरेंसिस है। 3 नॉलेज देखिए क्या और कितना इंपॉर्टेंट है। पहला है इपिस्टमे। इपिस्टमे जो है वो साइंटिफिक नॉलेज है, यूनिवर्सल, इनवेरिएबल, कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट नॉलेज। जैसे कि सूरज पूरब में उगता है, ये इसका कोई कॉन्टेक्स्ट से नाता नहीं है कि इंग्लैंड में वो बदल जाएगा, इंडिया में दूसरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन जनरल एनालिटिकल रैशनैलिटी। द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इज नोन टुडे इन द टर्म इपिस्टेमोलॉजी, जो अभी हम लोग इपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, जिसको आप नो व्हाट कर सकते हैं, नो व्हाई। जो नॉलेज होता है ना, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, किसी चीज का क्या नाम है, तो ये जो नो व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज है, जो कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट है, वो इपिस्टमे है। ये नॉलेज आप ध्यान दीजिए कि ये नॉलेज से आपका जीवन कुछ नहीं हो सकता। जैसे आपने वेद का पूरा पाठ कर लिया लेकिन आपको तैरना नहीं आता तो आप डूब जाएंगे। तो इपिस्टमे जो है उस टाइप का नॉलेज है। लेकिन जो दूसरा है, तैरना, म्यूजिक बजाना, खाना बनाना, साइकिल चलाना, ये सब जो है वो टेक्निकल क्राफ्ट आर्ट है, इसको टेक्ने कहा एरिस्टोटल ने। मतलब ये सीखने, आपको एक्सपीरियंस होता है, प्रैग्मेटिक, वेरिएबल, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रोडक्शन। आप इसे कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी गवर्न्ड बाय ए कॉन्शियस गोल। द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट अपीयर्स टुडे इन टर्म ऑफ द टेक्निक, टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजी, जिसको आप नो हाउ, स्किल बेस्ड नॉलेज बोलते हैं। और ये नॉलेज जो है आपको जीवन जीने में मदद करता है। ये तो ज्ञान है, लेकिन ये जो है वो नॉलेज है जिससे आप जिंदा रह पाते हैं। एंड थर्ड नॉलेज जो है वो फॉरेंसिस है, इथिक्स की नॉलेज है। ये नॉलेज जो है वो विजडम काइंड ऑफ है। नॉलेज को कहाँ यूज करना है, किस पर्पस के लिए यूज करना है, उसमें कहाँ मोरलिटी है, कहाँ इमोरलिटी है। आपको पता है कि बड़े से बड़े विद्वान जो हैं वो अनइथिकल हो सकते हैं, इमोरल हो सकते हैं और वो दैत्य बन जाते हैं। आपको क्या लगता है कि हिटलर विद्वान नहीं था? हिटलर बहुत बड़ा विद्वान था। और जितने भी ऐसे आतताई लोग हुए हैं वो बहुत विद्वान हुए हैं, स्टालिन हो या अदर हो जिसको हम लोग डिक्टेटर के रूप में जानते हैं, वो उनमें ज्ञान की, जैसे रावण है, ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फोरेंसिस की कमी थी, इथिक्स की कमी थी। इथिक्स क्या है? डेलिब्रेशन अबाउट वैल्यूज विथ रेफरेंस टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस, एक्शन। उसके लिए वैल्यू क्या है? प्रैग्मेटिक, वेरिएबल, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट तो होगा ही, ओरिएंटेड टुवर्ड्स एक्शन, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल वैल्यू रैशनैलिटी। वैल्यू रैशनैलिटी द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट का अभी कोई इसका टर्म नहीं है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है। और इसलिए मैं आपको आज इतना 4 मिनट मैंने इस पे लिया होगा, इसलिए क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आप केवल इपिस्टमे डेवलप ना करें, टेक्ने डेवलप करें, क्योंकि उससे आपका होगा। जो अभी मैं आपको पढ़ा हुआ इपिस्टमे है अधिकतर, ये तो नो व्हाट है, नो वाई है। स्किल वो डेवलप करें और सबसे इंपॉर्टेंट है इथिक्स डेवलप करें, तब भी आप जो है रियल ह्यूमन बन पाएंगे। सॉरी कि मैंने आपको बहुत कुछ बताया, लेकिन शायद ये एक नॉलेज के बारे में भी आपको जानना चाहिए। 3 टाइप ऑफ नॉलेज, और उसमें से फॉरेंसिस और ये एरिस्टोटल ने कहा है। अकॉर्डिंग टू प्लाटो, जस्टिस इज, फिर से घूम के आ गया प्लाटो का जस्टिस। जस्टिस क्या है उनके अनुसार? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? नो, ये एरिस्टोटल के लिए है। बर्डन एंड बेनिफिट्स? नो। पनिशमेंट एंड रिट्रीब्यूशन? नो। वन मैन, वन वर्क, वन क्लास, वन ड्यूटी? यस यस, ये है। मतलब जो आपको ड्यूटी मिला है वो करना है। वन क्लास, वन ड्यूटी, वन मैन, वन वर्क, बिल्कुल सेपरेशन। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, लेट अस बी फास्ट। मैं बहुत चीजें आपको बताना चाहता था। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Plato's Republic is a book on ethics. It's a book on politics. It's a both
बुक ऑन इथिक्स एंड पॉलिटिक्स, इट इज ए बुक ऑन एजुकेशन। इनफैक्ट इसमें से अधिकतर बातें सही हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज और मैंने बार बार बताया कि बेस्ट आंसर चुनिए। ये बुक ऑन एजुकेशन भी है, बुक ऑन इथिक्स भी है, बुक ऑन पॉलिटिक्स भी है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर है इट इज बोथ बुक्स ऑन इथिक्स एंड पॉलिटिक्स। सही आंसर है सी। Which one of which one of the who, गलत है इस तरह का लैंग्वेज। Which one of the following among the following political thinker are generally regarded as founders of philosophical approach? ये अच्छा क्वेश्चन है। philosophical या normative approach जिसको आप कहते हैं normative philosophical approach, इसमें से किसका किसका है? तो यदि आप इन सबको देखोगे, थोड़ा क्विकली चलते हैं, तो आप देखो इसमें आप हॉब्स, लॉक, रूसो को नहीं रख सकते क्योंकि ये लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ये लोग मॉडर्न हो जाते हैं, काफी इंपेरिकल है हॉब्स। तो जेरेमी बेंथम, जेएस मिल, ये सब को भी आप फिलोसफिकल पूरा अप्रोच नहीं कर सकते, यूटिलिटेरियन अप्रोच है। कांत, हेगल भी इनलाइटनमेंट के हैं, काफी इसमें भी रैशनलिस्ट एंड अदर अप्रोच है इंपेरिकल। यदि फिलोसफिकल अप्रोच के जो मतलब कह लीजिए यदि कोई फाउंडर हैं तो वो प्लेटो, एरिस्टोटल है। तो सही आंसर है ए। Who of the following fled Athens for Chalcis, या Chalcis कह लीजिए या Chalcis कह लीजिए, in order that the Athenian might not commit a second crime against philosophy? और जब वो भाग रहे थे कैल्चिस को, तो उन्होंने कहा, इस ज्ञाता ने, इस फिलोसफर ने, कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि एथेनियन दूसरी बार जो है क्राइम अगेंस्ट फिलोसफी ना कमिट कर दे। वो रेफर कर रहे थे पहला क्राइम जो सोक्रेट को जहर देकर के एथेनियन ने मार डाला था, तो उसकी वो रेफरेंस कर रहे थे कि फिर से आपको हम ऐसा पाप नहीं करने देंगे। वो कौन थे? और वो थे एरिस्टोटल। मैंने आपको बताया भी अपने वीडियो में। और वो ऐसा क्यों हुआ था ये भी इंटरेस्टिंग और इससे भी एमसीक्यू बन सकता है। एरिस्टोटल अनलाइक प्लेटो, जबकि वो प्लेटो के शिष्य थे, उनके एकेडमी के वो 20 इयर्स के स्टूडेंट थे, ये भी एमसीक्यू बनता है। उन्होंने अपनी भी एकेडमी खोली जिसका नाम लीसियम था, ये भी एक एमसीक्यू बनता है। लेकिन अनलाइक प्लेटो वो एथेंस के नहीं थे, वो थे मैसिडोनिया के। मैसिडोनिया एक अलग सिटी स्टेट है जहां से कि अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, और वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को बचपन में पढ़ाते भी थे, टीचर भी थे। बाद में वो एथेंस आ गए थे। बाद में मैसेडोनिया ने जो है वो एथेंस पे कब्जा जमा लिया, और एथेंस में मैसेडोनियन को लेके घृणा फैल गया। इनको लगा कि हमें वहां पे देशद्रोह की सजा मिलेगी, मेरी जान ले ली जाएगी, इसलिए ये भाग गए थे कैल्चिस नाम के एक आइलैंड पे। तो उन्होंने जाते जाते ये लाइन कहा जो फेमस हो गया, और इससे एमसीक्यू पूछी गई है। पॉलिटिक्स इज ए मास्टर साइंस किसने कहा? ये अगेन जो है एरिस्टोटल ने कहा। और ऐसा क्यों कहा, ये आपको जान के प्राउड फील होगा कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो। उनका प्लेटो का कहना, जबकि वो एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजी, ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स सब के वो ज्ञाता थे, उनका कहना था कि पॉलिटिक्स मास्टर साइंस है या पॉलिटिकल। उसका कारण यह है कि सारा कुछ पॉलिटिक्स के ही साए में सब कुछ प्ले आउट होता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो ह्यूमन रिलेशन हो, चाहे वो इवन परिवार में हो, दोस्तों में हो, समाज में हो, बंटवारा हो, रिसोर्सेज, प्रोडक्शन, सब कुछ पॉलिटिक्स के साए में होता है। इसलिए पॉलिटिक्स को यदि आप जान जाते हो तो आप ह्यूमन अरेंजमेंट और ह्यूमन को जान जाओगे, इसलिए ये मास्टर साइंस है। Which of the following thinker did not believe in women equality? अब ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं आपको एक एमसीक्यू टिप्स भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप यदि मान लीजिए इसमें कंफ्यूज हैं, तो आप ये देखिए कि चूंकि दो दो का जोड़ा है, तो आप ये देखिए कि कौन जो है यहाँ पे नॉट है, इसका मतलब कि तीन मतलब कि सही होंगे। तो आप ये देखिए कि यदि आप वोल्स्टन क्राफ्ट को लें, तो वोल्स्टन क्राफ्ट तो कभी जो है वुमेन इक्वलिटी के अगेंस्ट तो होंगी नहीं। तो इसलिए वोल्स्टन क्राफ्ट जिसमें जिसमें उसको एलिमिनेट कर दिया, इसको कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो ये मैंने अपने एग्जाम गाइड में भी आपको बताया। तो ये इसको हटा दीजिए, तो दो तो ऐसे ही हट गए। अब यहाँ आ गए एरिस्टोटल, हेगल, प्लेटो एंड मिल। अब मिल को भी आप हटा दीजिए, क्योंकि मिल ने सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखा है, मैंने आपको पढ़ाया है, वो तो बड़े चैंपियन थे राजा राम मोहन रॉय की तरह वुमेन इक्वलिटी के। तो ये भी ऑप्शन हट गया, तो एक ही ऑप्शन बच गया, आपको दिमाग ही देना नहीं है, एरिस्टोटल एंड हेगल। तो बस इस तरह से आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। एरिस्टोटल जो वुमेन के पे कहते हैं, उनका बहुत अच्छा व्यू नहीं है। इनफैक्ट प्लेटो का अच्छा व्यू था, प्लेटो जो है उसको फिलोसफर क्वीन भी बना सकते थे। उनका कहना था कि वुमेन और मैन जो है वो कोई भी ड्यूटी करने के लिए दोनों ही सक्षम है, इसमें कोई सेक्स के बेसिस पे विभाजन नहीं चाहिए। लेकिन एरिस्टोटल का कहना अलग था, उनका कहना था कि वुमेन जो है इन्फीरियर टू मैन है,
इन एन कह लीजिए, एन इनकम्प्लीट डिफेक्टिव मेल है, वो इनकम्प्लीट मेल है, डिफेक्टिव मेल है। बताइए कितना डेरोगेटरी है। एंड सी हैज रीजन, वुमेन को रीजन है बट विदाउट ऑथोरिटी, उनके पास ऑथोरिटी नहीं है, हेंस सी हैज टू बी अंडर द कमांड ऑफ मेल। तो ये दोनों ही बातें डेरोगेटरी हैं। अब इसको मैच करने की बात है यहाँ पे। आपको अब आप मैच कर सकते हैं। प्लाटो आपको पता है कि इथिक्स एंड पॉलिटिक्स जो है ये आपने अभी जस्ट देखा। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का जो है रिपब्लिक एंड द लॉज, ये एरिस्टोटल की खासियत रही है। उन्होंने बुक भी लिखा है रिपब्लिक, और काफी चीजें उन्होंने, सॉरी, ये जो है, ये मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं क्योंकि मैं आंसर तो देख के भी कर नहीं रहा हूं। बेसिकली यहाँ पे मैच करने में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन उन्होंने बनाया है। प्लाटो जो है वो उन्होंने बुक लिखा है रिपब्लिक और लॉ, तो इसीलिए ये इसको मैच कर दीजिए। ये बुक्स हैं, सॉरी, ये इनके थीम नहीं है। तो आपको पता है कि प्लाटो की बुक रिपब्लिक है, लॉ है, टमायस है, स्टेट्समैन है, तो ये सब बुक हैं। तो प्लाटो। एरिस्टोटल की बुक जो है इथिक्स एंड पॉलिटिक्स है। ऑगस्टाइन, सेंट अगस्टाइन, जिसको अगस्टाइन ऑफ हिप्पो भी कहते हैं क्योंकि अगस्टाइन और भी हैं, इन्होंने लिखा है सिटी ऑफ गॉड, बहुत फेमस बुक है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। इसको भूलिए मत क्योंकि इससे आपका एक एमसीक्यू आ जाएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसी तरह थॉमस एक्विनास भी नहीं है, लेकिन इससे काफी पूछते हैं, इसलिए मैंने अपने गाइड में लिखा है। इन्होंने जो है सुमा थियोलॉजिकल, सुमा सुमा करके इन्होंने काफी लिखा है। ये एक थियोलॉजी के बेसिस पे सब कुछ जो है ये देते हैं, प्रूफ ऑफ गॉड के होने का। इनका कहना है कि गॉड और रिलीजन से ही सब कुछ आता है, रीजन, रैशनलिटी, लाइफ का पर्पस, इथिक्स, मॉरलिटी, तो थियोलॉजी से जो है ड्रॉ करते हैं और काफी फेमस रहे हैं इनके थॉट जो हैं। अगस्टाइन तो एक तरह से क्रिश्चियनिटी के पितामह हैं। यहाँ पे आइए थोड़ा सेंट अगस्टाइन के सिटी ऑफ गॉड के बारे में बात करते हैं। एज ए वर्क ऑफ वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, मतलब सेंट अगस्टाइन जो है 4th-5th सेंचुरी एडी के हैं, जबकि क्रिश्चियनिटी अपनाया जा रहा था रोम में और अदर्स में, तो वो एक तरह से फाउंडिंग फादर हैं। तो सिटी ऑफ गॉड इज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ वेस्टर्न थॉट या क्रिश्चियनिटी का, एक्सप्लेनिंग मेनी प्रोफाउंड क्वेश्चंस ऑफ थियोलॉजी सच एज सफरिंग ऑफ द राइटियस। क्यों, मतलब कि अच्छे आदमी सफर करते हैं और बुरे आदमी जो है वो राज करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ इविल, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्री विल एंड डिवाइन ओमनीसियंस, ओमनीसियंस मतलब सब जो ज्ञाता होता है, एंड डॉक्ट्राइन ऑफ ओरिजिनल सिन, मतलब और जो एडम और एव का जो ओरिजिनल सिन है, मतलब ये थ्योरी ये कहता है कि ह्यूमन जो है वो चूंकि ओरिजिनल सिन की पैदाइश है, इसलिए ये सिन करेगा ही करेगा, वो कभी बिना सिन के लाइफ नहीं जी सकता है। तो ये सारी थॉट जो है वो सेंट अगस्टाइन से आती है और उन्होंने ही सिटी ऑफ गॉड में लिखा है। तो आप इस बुक को मत भूलिए, और सुमा थियोलॉजिकल को भी मत भूलिए, और ये रिपब्लिक एंड लॉ को भी मत भूलिए। ये जो मैचिंग है इसको करने से पहले थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन देख लीजिए। ये मैंने अपने ही वीडियो से लिया है। मैंने आपको बताया था कि प्लाटो के जो एडमायरर रहे हैं और उनके क्रिटिक, उन्होंने जो बुक लिखे हैं उस पे भी एमसीक्यू पूछा जाता है, इसलिए भी मैंने वहां पे दिया था। उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। प्लाटो के एडमायरर जो हैं आप यहाँ देख सकते हैं, नटल शिप हैं, उन्होंने लिखा लेक्चर ऑन द रिपब्लिक ऑफ प्लाटो। टेलर ने लिखा द मैन एंड हिज वर्क, एंड अर्नेस्ट बार्कर ने लिखा ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी। ये सब इसको जो है पॉजिटिव व्यू रखते हैं प्लाटो के बारे में। प्लाटो के जो क्रिटिक रहे हैं कार्ल पॉपर, जो बहुत बार पूछी जाती है, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज, ये इसको एक क्लोज सोसाइटी मानते थे, आइडियल सोसाइटी को, और इसलिए वो ओपन सोसाइटी के एनिमी प्लाटो को डिक्लेयर करते हैं। आरएचएस क्रॉसमैन ने लिखा प्लाटो टुडे, वो भी उसके क्रिटिक हैं, और डब्ल्यू फिटे ने लिखा द प्लाटोनिक लीजेंड। तो अब यहाँ पे देखिए उसी में से उठा के दे दिया है क्रॉसमैन। यहाँ पे आपको क्रॉसमैन आते हैं, तो ये प्लाटो टुडे, टुडे से इसको मैच कर दीजिए। अब यहाँ पे दूसरे आप देखिएगा तो एबनस्टाइन ने भी जो है बुक लिखा है ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसफर पे। तो ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर, यदि आपको याद रहे तो आगे भी आपको हेल्प होगा। प्रोफेसर सबाइन ने भी लिखा है इसी तरह की बुक, ग्रेट पॉलिटिकल, मतलब थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, बहुत फेमस बुक है, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। हेगल की जो ये बुक है आप भूलना नहीं है आपको, वो है फिलोसफी ऑफ राइट, उनकी जो ए बुक, द बुक। जैसे रिपब्लिक है प्लाटो का, पॉलिटिक्स है
एरिस्टोटल का, उस टाइप की बुक है। और रॉबर्ट डहल के बारे में आपको अभी बताएंगे, जो कि जिन्होंने पावर का बहुत फेमस डेफिनेशन दिया है कि ए का बी के ऊपर पावर है, यदि ए बी को विवश कर सकता है ऐसा काम करने को जो बी नहीं करना चाहता हो। तो ये जो पावर का डेफिनेशन है वो रॉबर्ट डहल ने दिया है। ये प्लूरलिस्ट थे। प्लूरलिस्ट मतलब ये होता है जो कि ये कहते हैं कि एक स्टेट में जो है डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, और सब जो है मिल करके एक सॉवरेंटी को एंजॉय करते हैं। स्टेट जो है सबके बीच में बीच बचाव करता है। स्टेट ही केवल अकेला एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है जो कंप्लीट सॉवरेंटी को रखता है, मतलब प्लूरल समाज की कल्पना जो है वो करते हैं। पॉलियार्ची बुक लिखा है तो इसलिए, और इन्होंने डेमोक्रेसी पे भी काफी कुछ लिखा है, प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी। अब डहल पे जो है यहाँ पे आते हैं। रॉबर्ट डहल की बुक है हु गवर्न्स, जो कि काफी बार यूजीसी नेट में पूछी गई है कि ये किसने लिखा है। पॉलियार्ची पे भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलियार्ची वही चीज है, मतलब कि ओलिगार्ची का उल्टा, मतलब पॉलियार्ची मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जहां पे कि पॉलिटिकल पावर को एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये प्लूरलिस्ट थिंक कर रहे हैं ये भी, या ग्रुप थ्योरी इन्होंने दिया है। इस पे भी काफी यूजीसी नेट में या आपके एमए एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन पूछे आते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी पर उन्होंने लिखा है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक। तो ये सब बुक जो है, और भी बहुत बुक लिखा है, लेकिन ये 3 बुक तो आप भूल नहीं सकते, और ये चौथा बुक यहाँ पे। 4-5 बुक यदि एक ऑथर का आप याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। At what age Plato's philosopher king completes education to to govern the state? मतलब फिलोसफर किंग कितने साल तक स्टडी करता है? तो 50 साल तक करता है। अब यहाँ पे देखिए कैसे ये स्टडी का बंटवारा है। पहला 20 साल तो कंपलसरी एजुकेशन है सबको, फिर टेस्ट होती है। उस टेस्ट में जो है जिसकी एप्टीट्यूड जैसी होती है उसको 3 क्लास में बंटवारा कर दिया जाता है, प्रोड्यूसर क्लास, सोल्जर क्लास एंड फिलोसफर किंग। अब 20 से 35 साल तक केवल जो सोल्जर और फिलोसफर किंग, जो गार्जियन क्लास कहते हैं, वो स्टडी आगे बढ़ाते हैं 15 साल। जो प्रोड्यूसर क्लास है अपने जीवन में चले जाते हैं। और फिर 35 साल के बाद जो है वो सोल्जर क्लास भी हट जाते हैं, केवल फिलोसफर किंग बचते हैं, उनको 15 साल तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। तो 50 ईयर की ट्रेनिंग के बाद वो एक्चुअल जो है गवर्न करने लायक बनते हैं। और इससे इतने कितने सारे एमसीक्यू बन सकते हैं आप देख सकते हैं। Who among the following is regarded as the father of comparative politics? अब ये सवाल जो है सीधा आपको जानना चाहिए कि एरिस्टोटल है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने कंपेयर किया मोर देन 150 या 158 कह लीजिए 158 कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके बेसिस पे उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी करके जो है 6 आइडियल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन निकाला, इसलिए उनको फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। उनको फादर ऑफ इंपेरिकल स्टडी भी कहते हैं, जो बाद में काफी फेमस हुआ, जो जिसको कि इंपेरिकल वर्सेस नॉर्मेटिव कहते हैं। वो एक तरह के प्रैक्टिकल पॉलिटिकल थिंकर थे, अनलाइक हिज गुरु प्लेटो, जो कि महान आइडियलिस्ट, एक यूटोपिक थिंकर कह सकते हैं आप। यहाँ पे जो और लोग हैं उनको भी थोड़ा बहुत जानिए। ल्यूसियन पाई जो है मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, पर्टिकुलर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। आलमंड ने काफी चीजें किया है, सिविक वर्च्यू लिखा है वर्बा के साथ। आलमंड ने जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी लिया ईस्टर्न से, और ये पॉवल के साथ मिलकर उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दिया है। तो इन सबको भी जानना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पॉलिटी मीन्स, अब ये पॉलिटी उनका वन ऑफ द आइडियल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन था। अब ये वाला ये डायग्राम देखिए, ये ऑफ कोर्स मैंने कहीं से उसको कॉपी किया है। ये इन्होंने 6 टाइप की जो आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन एरिस्टोटल ने कंपेरेटिव एनालिसिस से बनाया, वो 2 मैट्रिक्स पे बेस्ड थे, 2 मतलब के आइटम पे, कि शासन कितने लोग करता है, वन, फ्यू और मैनी। और शासन किसके लिए होता है, क्या होल कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए या केवल रूरल अपने इंटरेस्ट के लिए करता है? तो अपने इंटरेस्ट के लिए करता है तो परवर्टेड फॉर्म है, मतलब कि गिरा हुआ फॉर्म है। और यदि होल कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए करता है तो अच्छा है। तो अच्छा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यदि एक आदमी केवल शासन कर रहा है तो किंगशिप है या मोनार्की है। यदि फ्यू कर रहे हैं तो एरिस्टोक्रेसी है, लेकिन सबके इंटरेस्ट में कर रहे हैं। और मैनी कर रहे हैं और सबके इंटरेस्ट में कर रहे हैं तो पॉलिटी है, अच्छा है। पॉलिटी अपभ्रंश होकर के, मतलब परवर्ट होकर डेमोक्रेसी हो जाता है, जहां पे कि शासन तो बहुत लोगों का है लेकिन एक्चुअली ये कुछ लोगों के इंटरेस्ट में हो जाता है। यदि कुछ लोग मिल के शासन कर रहे हैं और कुछ ही लोगों के इंटरेस्ट में है तो ऑलिगार्ची है, जो गिरा हुआ रूप है एरिस्टोक्रेसी का। और यदि एक ही आदमी शासन कर रहा है लेकिन उसी के इंटरेस्ट में है तो वो टिरेनी है, डिक्टेटरशिप या टिरेनी। तो इस बेसिस पे अब आप इसका जवाब दे सकते हैं कि पॉलिटी का मतलब है रूल ऑफ मेनी विथ देयर कॉन्सेंट। अब इसमें तो कॉन्सेंट लिख दिया है, होना ये चाहे था रूल ऑफ द मेनी इन द इंटरेस्ट ऑफ मेनी, लेकिन चलिए ठीक है रूल ऑफ द मेनी, क्योंकि यहाँ रूल ऑफ द फ्यू है, रूल ऑफ द वन है, रूल ऑफ द वन है, तो आप इलिमिनेट कर सकते हैं।
तो इसलिए यही आंसर सही है, जबकि लैंग्वेज बहुत अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे फिर अगेन इसी से क्वेश्चन है, मोनार्की का गिरा हुआ रूप, ये कह रहा है प्योर फॉर्म डिजेनरेट फॉर्म। तो मोनार्की का जो गिरा हुआ रूप है अपभ्रंश, वो या परवर्टेड टिरनी है, आपने देखा। एरिस्टोक्रेसी का ओलिगार्ची है। पॉलिटी का जो है डेमोक्रेसी है। और आइडियल स्टेट जो प्लेटो का था वो टेमोक्रेसी में बदल जाता है। अब टेमोक्रेसी जो है एक तरह का ओलिगार्ची है, मतलब जहां की कुछ वेल्दी लोग जो हैं वो शासन करते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी ओलिगार्ची और एरिस्टोक्रेसी के बीच का है। और एरिस्टोक्रेसी क्या है, कुछ वर्चुअस लोग, वाइज लोग, बुद्धिमान लोग शासन करते हैं। वो लोग केवल पैसे के पीछे नहीं है, वो नॉलेज के पीछे हैं। और ओलिगार्ची है ऐसे लोग जो कि पावरफुल हैं, केवल मेटेरियलिस्टिक वे में वो शासन करते हैं। तो टाइमोक्रेसी ऐसे लोग हैं जो कि बीच बीच में, वर्चू को भी वो थोड़े बहुत प्रश्रय देते हैं लेकिन उनको वेल्थ से भी कोई गुरेज नहीं है। तो ऐसे जो शासन होते हैं वो टाइमोक्रेसी होता है। और प्लेटो का कहना था कि अधिकतर डेमोक्रेसी जो है वो टाइमोक्रेसी ही है, लाइक दैट। तो आइडियल स्टेट डेमोक्रेसी में बदल जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको भी पूछा जा सकता है। लेट अस डू फास्ट, कितना लंबा बना सकते हैं, तो मैं बहुत एक्सप्लेन अब नहीं करूंगा, तो आप उसको माइंड मत कीजिए। डायलेक्टिक मेथड किसने सबसे पहली बार यूज किया? देखिए, सबसे पहली बार डायलेक्टिक मेथड तो सोक्रेट ने यूज किया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि राइटिंग में किसने यूज किया। सोक्रेट ने इस टाइप की कोई राइटिंग तो की नहीं। तो जिस तरह से कि उसके शिष्य प्लेटो और एरिस्टोटल ने किया, तो फर्स्ट टाइम जो है प्लेटो आप कह सकते हैं। और डायलेक्टिक मेथड क्या है, मतलब कि आप विरोधाभास से कुछ निकालते हैं। मतलब दो कैरेक्टर होते हैं प्लेटो के सारे डायलॉग में, एक कुछ बोलेगा जस्टिस क्या है, तो बोलेगा जस्टिस इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रांग है, तो बोलेगा नहीं जस्टिस ये नहीं है, जस्टिस इक्वालिटी है, नहीं नहीं है। मतलब विरोधाभास से जो आप ट्रूथ को निकालते हैं वो डायलेक्टिक है। तो ये मेथड जो है पहले सोक्रेट ने यूज किया, लेकिन राइटिंग में प्लेटो ने यूज किया। अब यहाँ रीजन एजर्सन टाइप का क्वेश्चन है, मैंने ये लैंग्वेज केवल दे दिया है, यहाँ ऑप्शन मैंने नहीं दिए हैं जगह बचाने के लिए। आपको पता है कि एबीसीडी क्या होते हैं। ए का मतलब होता है दोनों स्टेटमेंट सही है, और रीजन जो है वो ए को एक्सप्लेन करता है। बी है कि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन जो है उसको एक्सप्लेन नहीं करता है, और फिर दोनों में एक सही है एक गलत करके सी और डी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ आइडियाज इज बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ नॉलेज। ये तो सही है, मतलब आइडियाज क्या है, नॉलेज, इंटेलिजिबल वर्ल्ड में जाने के लिए। फॉर हिम, फॉर प्लेटो, नॉलेज इज परसेप्शन। ये कैसे हो सकता है, नॉलेज परसेप्शन थोड़ी। परसेप्शन मतलब क्या है, आप जो अपने सेंस ऑर्गन से देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, वो परसेप्शन है। जैसे कि आपको परसेप्शन होता है कि पानी है, जबकि वो मिरेज होता है, वो गर्मी के चलते होता है, तो आपका परसेप्शन है, वो रियलिटी नहीं है। तो नॉलेज कभी परसेप्शन नहीं होता है, नॉलेज ट्रुथ को खोज सकता है, इसलिए ये सही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ये ऑप्शन सी होता है। अब मैच कीजिए मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, इसमें से देखेंगे आप तो जो सबसे पहला मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर मैकियावेली है। इसको प्रोटो मॉडर्न भी कह सकते हैं या फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कह सकते हैं। फाउंडर ऑफ पॉजिटिविस्ट स्कूल मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगस्ट कॉम्टे हैं। और पॉजिटिविस्ट मतलब क्या होता है, पॉजिटिविज्म जो है वो ये है कि डेटा पे बेस्ड, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड, मतलब कि जो फैक्ट पे जो बेस्ड जब आप नॉलेज लेते हैं तो उसको पॉजिटिविज्म बोलते हैं। ये इंपेरिकल अप्रोच है जिसको कि बिहेवियरल रिवॉल्यूशन का एक के साथ मिलकर के ये जो है इंपेरिकल का पिलर बनाता है, बिहेवियरलिज्म एंड पॉजिटिव अप्रोच। इसके जो फादर हैं वो अगस्ट कॉम्टे हैं, जिन्होंने, अगस्ट कॉम्टे के बारे में आपको ये भी जानना चाहिए कि इन्होंने सोशियोलॉजी जो वर्ड आप सुनते हैं उसके भी यही जो है, इन्होंने सोशियोलॉजी वर्ड दिया है दुनिया को, ये पहले सोशियोलॉजिस्ट थे। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थिंकिंग तो आप प्लेटो से जोड़ सकते हैं। और साइंटिफिक इंडक्टिव मेथड जो है एरिस्टोटल में, इस पे आपको काफी चीज बता सकता हूँ कि इंडक्टिव मेथड डिडक्टिव क्या होती है। अभी यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें से दो करेक्ट है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ भी एलिमिनेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट? दो इसमें से करेक्ट हैं। प्लेटो लेड मोर एम्फेसिस ऑन ड्यूटीज देन राइट, ये सही है। हिज आइडियल स्टेट वॉज मेयरली एन आइडिया नॉट रियलिटी, ये भी सही है। जो उनका आइडियल स्टेट था वो तो आइडियलिज्म था, वो थोड़ी कोई रियलिटी थी। ही वॉज नॉट ए फेमिनिस्ट। एक्चुअल फेमिन, अब ये लैंग्वेज गलत है, फेमिनिस्ट तो वो नहीं था, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने इक्वल सेक्स की बात की थी, इक्वलिटी। और वो ये भी कहते थे कि वुमेन भी जो है फिलोसफर किंग बन सकती हैं, इसलिए ये गलत है। ही डिड नॉट स्पीक अबाउट क्लास, ये तो बिल्कुल गलत है, वो तो क्लास की बात करते ही हैं।
आइडियल स्टेट विथ परफेक्ट जस्टिस अंडर फिलोसफर्स एज रूलर वॉज पिक्चर्ड इन। अब ये देखिए, ये तो मैंने आपको केवल इसलिए दिया, इतना आसान क्वेश्चन इतनी बार डिस्कस हो गई कि आइडियल स्टेट विथ परफेक्ट जस्टिस और फिलोसफर किंग ये किसने दिया था। तो ये तो, लेकिन मैंने इस दो कारण से दिया, एक कि ये जानने के लिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैकियावेली, और दूसरा कि ये जो बुक है उसको याद कीजिए, मैकियावेली का प्रिंस, एरिस्टोटल का पॉलिटिक्स, प्लेटो का रिपब्लिक, हॉब्स का लवाइथन, ये सबको तो ये ना उनके प्रीमियम या प्रीमियर बुक है। मतलब एक बुक यदि आपको याद रखना है, हॉब्स का तो लेवाइथियन है, एक बुक मैकियावेली का तो प्रिंस है, एक बुक एरिस्टोटल का तो पॉलिटिक्स, एक बुक प्लेटो का रिपब्लिक। इसलिए ये क्वेश्चन भी मैंने सेलेक्ट किया। Distributive justice is mainly concerned with distribution of honors or wealth. Who said it? ये पहली बार जो है एरिस्टोटल ने कहा, क्योंकि एरिस्टोटल ने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का दिया, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये शिष्य थे प्लाटो के, अब उनके आइडियल स्टेट और उस टाइप का ट्राइपार्टाइट सोल और सोल की जस्टिस से हट करके ये उस जस्टिस की बात करते हैं जो कि रॉल करते हैं, जो लॉजिक करते हैं, जो कि अभी हम लोग दुनिया में देखते हैं। उनका कहना था कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वो है जहां पे कि किस तरह से समाज में ओनर्स और रिवार्ड्स जो है या ऑफिसेज, पॉलिटिकल ऑफिसेज का बंटवारा होता है, और वो होना चाहिए उनके अनुसार से मेरिट पे होना चाहिए। मतलब कि जो कितना कोई कंट्रीब्यूट करता है समाज में अपने मेरिट से, उसको उसी टाइप का ओनर, अवार्ड एंड पॉलिटिकल ऑफिस मिलना चाहिए। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल इनइक्वली। रिवार्ड जो होना चाहिए इन प्रोपोर्शन टू व्हाट वन कंट्रीब्यूट्स एंड एज पर हिज मेरिट। इन्होंने प्रोपोर्शनल इक्वलिटी की बात की, मतलब जो जितना कंट्रीब्यूट करे अपने मेरिट से उतना उसको जो है बड़ा रिवार्ड मिलना चाहिए। सारे जो हैं एरिस्टोटल के थॉट हैं। अब चलिए इसको मैच करते हैं बहुत जल्दी में। जस्टिस एज वन पर्सन, डिफिनेशन ऑफ जस्टिस है ये तो मैंने कई बार आपको बताया। जस्टिस एज वन पर्सन, वन ड्यूटी, वन क्लास, वन वर्क, तो अभी आपने देखा ये प्लेटो का है। जस्टिस एज फेयरनेस ये रॉल का है। जस्टिस एज प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी अभी आपने देखा। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एज प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी एरिस्टोटल का है। और जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रांग, मतलब जो, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समर्थ को नहीं दोस्त गोसाई, मतलब जो स्ट्रांग है वो उसके लिए सब कुछ जस्ट है। तो ये जो है, ये थेरासमैकस जो है, थेरासमैकस कौन थे? ये एक प्लेटो के डायलॉग में आते हैं, एक कैरेक्टर है बेसिकली। ये वहाँ के एक सोफिस्ट थे। ग्रीक में सोफिस्ट मतलब टीचर होते हैं जो, तो उस टाइप के टीचर थे। लेकिन इनको एरिस्टोटल के जो बुक है ना उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। सोक्रेट भी एक कैरेक्टर बनता है, थेरासमैकस बनता है। तो वो कहता है कि जस्टिस तो यही है जो जो स्ट्रांग के इंटरेस्ट में जो है वो जस्टिस है। तो ये इसका मैच है। यहाँ पे थ्योरी कॉन्सेप्ट को थिंकर से मैच कीजिए। परपेचुअल पीस जो थ्योरी है ये कांत ने दिया, आप इसको भूल नहीं सकते। इसके बारे में थोड़ा और अभी बात करेंगे। गोल्डन मीन मैंने आपको बताया है, ये निकोमैकियन एथिक्स में अरिस्टोटल ने दिया है, बुद्धा ने भी दिया था। एनोलॉजी ऑफ केव या एलिगोरी ऑफ केव तो आपने देखा प्लेटो ने दिया है। और फॉर्चून एज ए वुमेन, मैकियावेली मैंने आपको पढ़ाया, उसमें वो फॉर्चूना कहते हैं। फॉर्चूना को उन्होंने जो है एक रेजिंग, मतलब एक बहुत ही जिसको आप कह सकते हैं फ्यूरियस लेडी से कंपेयर किया है मैकियावेली ने। अब यहाँ पे बात थोड़ी कर लेते हैं परपेचुअल पीस की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जानना। इस इस बुक का नाम था परपेचुअल पीस, ए फिलोसॉफिकल स्केच, एक एस्से था बेसिकली, बुक नहीं था, इमानुअल कांत ने लिखा था। इसमें बेसिकली उन्होंने अपना एक 6 पॉइंट प्रोग्राम दिया था कि परमानेंट पीस रिपब्लिक के बीच में कैसे आ सकती है। उन्होंने बहुत सारे उसमें उपाय बताए थे, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि ये सब होने से जो है कभी फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो एक तरह का जो है वो एक स्टार्ट हो गया कंपैरेटिव लिबरल थॉट का कि कैसे पीस मेंटेन किया जा सकता है। और ये जो है, जो मॉडर्न टाइम में बहुत सारे थिंकर ने डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी दिया है। मतलब वो पीस थ्योरी क्या कहती है कि डेमोक्रेसी आपस में लड़ाई नहीं करते हैं, मतलब कम से कम करते हैं। इसलिए सभी यदि डेमोक्रेसी होंगे तो पीस जो है ज्यादा लॉन्ग रहेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉयल का है। ये आपको मैंने कई बार बताया है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु रोट डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी या हु गेव, तो माइकल डॉयल। आई होप कि सही मैं उनका फर्स्ट नेम बोल रहा हूँ। तो ये रिजेंबल करता है, लेकिन दोनों में काफी फर्क है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो परपेचुअल पीस एंड डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को आप भूलना नहीं चाहिए। Who among the following can be justifiably called the first modern propounder of the idea of negative liberty? किसने पहली बार, अब यहाँ पे देखिए हॉब्स जो है वो माने जाते हैं, और क्यों माने जाते हैं कि
ही डिफाइंड फ्रीडम एज द प्राइवेट परस्यूट ऑफ द इंडिविजुअल। इसी से ये आता है कि निगेटिव लिबर्टी, मतलब एक इंडिविजुअल को छोड़ दीजिए, वो उसका प्राइवेट परस्यूट है, वो कुछ भी करना चाहिए, वही फ्रीडम है, कोई उस पर कंस्ट्रेन नहीं होना चाहिए। इसी से निगेटिव फ्रीडम की आइडिया निकलती है, इसलिए हॉब्स को जो है मॉडर्न प्रोफाउंडर कहा जाता है, और हॉब्स ने ही ये जो है दिया है। हॉब्स बहुत तरीके के फर्स्ट हैं, एक दो क्वेश्चन और आप देखेंगे, ये सब यूजीसी नेट के हैं। Which natural right according to Hobbes must not be surrendered to the state? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हॉब्स तो ऑलमोस्ट अपना सारा राइट बोलता है कि दे दो, लेकिन एक राइट वो कहता है कि आपको नहीं सरेंडर करना है, और वो राइट है सेल्फ प्रिजर्वेशन। यदि आपके जान पे बन आए तो आप बिल्कुल रजिस्ट करोगे, आप इवन अपने सॉवरेन की बात भी नहीं मानोगे। तो बाकी सब आप देख लीजिए, काट दीजिए, पढ़ लीजिएगा। मैकियावेली ए मॉडर्न फिलोसोफर बिकॉज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको दूसरी बार मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि मैकियावेली को मॉडर्न फिलोसोफर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप यहां देखिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम ही मेड पॉलिटिक्स ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, जो मॉर्गन था उन्हें बहुत बाद में किया, कि ही सेपरेटेड इट फ्रॉम रिलीजियन एंड कन्वेंशनल मोरालिटी। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल एक्शन एकदम अलग है, वो आपके कन्वेंशनल मोरालिटी से नहीं गाइडेड होता है कि ये करना अच्छा है, ये करना बुरा है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पॉलिटिकल एक्शन में झूठ बोला जा सकता है, मर्डर किया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, वो उससे अलग है। क्यों? और रिलीजन से तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि रिलीजन और मोरालिटी का मिले। उसका कारण उन्हें उसने बताया कि पॉलिटिक्स क्या करने की कोशिश करता है। पॉलिटिक्स का एंड जो है वो स्टेट को बचाए रखना है, और स्टेट, जैसा कि एरिस्टोटल ने कहा कि स्टेट है तो आदमी है, तो यदि स्टेट बचेगा तभी तो आदमी बचेगा, तभी सोसाइटी बचेगा, तभी मोरालिटी बचेगी। तो इसीलिए स्टेट को बचाए रखने के लिए मोरालिटी को काटा जा सकता है, वो मोरालिटी से ऊपर है, वो जो एम है। तो इसलिए is a modern philosopher because he advocated double standard of morality. No, he believed in justify mean. ये सब है, लेकिन इसके चलते नहीं है। He had adhered to the sentiment of nationalism in his writing. He was nostalgic about Roman Republic. अब देखिए यहाँ पे अगेन ये बहुत अच्छा worded नहीं है, होना ये चाहिए था कि he is a modern philosopher because, जो मैंने लिखा है कि he separated पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजियन एंड मोरालिटी, ही मेड पॉलिटिक्स ऑटोनोमस। अब जो क्वेश्चन सेटर ने मेरे अनुसार से अच्छा लैंग्वेज यूज नहीं किया है कि ही अधेयर टू ए सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन हिज राइटिंग, ये भी सही है। तो ये मॉडर्निज्म, मॉडर्न से आता है नेशनलिज्म एंड ऑल, चूंकि नेशनलिज्म खुद अपने आप में मॉडर्न थॉट है, इसलिए। बट इट इज नॉट गुड, मतलब वेल वर्डेड क्वेश्चन। अब यहाँ पे आइए जनरल विल, ये आप भूल नहीं सकते हैं, रूसो का जनरल विल, इस पे मैंने कितनी बातें आपको बताई है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनरल विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल पार्टिसिपेट विथ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, ग्रुप इंटरेस्ट, मेजोरिटी इंटरेस्ट। नो, ये सब गलत है, ये गलत है, कॉमन इंटरेस्ट। और यहाँ पे एक बार और याद कीजिए, जनरल विल को उन्होंने कहा रियल विल है, रूसो ने ट्रू विल है। विल जो कि हायर सेल्फ से गाइडेड होता है, जब आप दूसरे के लिए सोचते हैं, परोपकार की भावना से, कॉमन इंटरेस्ट से, कॉमन गुड से, जब एक सिटीजन सोचने लगता है तो उसको वो जनरल विल, उसका रियल विल होता है। और सभी सिटीजन जब अपने रियल विल से मिल करके कोई डिसाइड करते हैं, वो जनरल विल है। और एक्चुअल विल उन्होंने उसका उल्टा कहा, वो गाइडेड बाय आवर लोअर सेल्फ होता है। ये भी, इस पे भी एमसीक्यू बनती है कि रियल विल वर्सेज एक्चुअल विल। Which of the following thinker held that he who mixes his labor removes a thing from its natural state and thus acquires a property right over that thing? ये किसने कहा? मतलब कि यदि हम अपने मेहनत से नेचर के किसी पार्ट में अपना मेहनत मिलाते हैं तो हम उसको नेचर से अलग कर लेते हैं और अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते हैं। ये फेमस लाइन जॉन लॉक ने कहा था। इसको जो है लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन इसका मजाक जो है, ये लिबरलिज्म का एक बेस बन गया प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन इसका मजाक नॉजिक ने कैसे उड़ाया अपने बुक में, इफ आई ओन ए कैन ऑफ टोमेटो जूस। उनका कहना था कि एक टोमेटो जूस का एक पूरा कैन है, उसको मैं समुद्र में मिला देता हूँ, पूरा मॉलिक्यूल उसमें मतलब खो जाता है, तो क्या पूरा समुद्र जो है मेरा हो गया? तो उसने इस तरह से उन्होंने, तो ये भी एक अलग एमसीक्यू बन जाता है कि ऐसा किसने कहा था लॉक के अगेंस्ट में। तो रॉबर्ट
नॉजिक ने कहा था। रॉबर्ट नॉजिक के बारे में तो बहुत सारी चीजें आपको एमसीक्यू में पूछते हैं। लिबर्टेरियन थे और उन्होंने जो बुक लिखा था एनार्की, यूटोपिया एंड स्टेट, वो आप भूल नहीं सकते हैं। और उन्होंने कैसे रॉल के थ्योरी ऑफ जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसके अगेंस्ट में उन्होंने इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखा। तो ये सारी चीजें नॉजिक के बारे में आपको जानना चाहिए। यहाँ पे ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि जो प्रोधन है, प्रोधन एक यूटोपिक सोशलिस्ट माने जाते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कई बार। उन्होंने एक नारा दिया था कि प्रॉफिट एज थेफ्ट, मतलब जो प्रॉफिट है वो चोरी है। तो ये इस पे भी आप पढ़ सकते हैं। एडम स्मिथ को आप जानते हैं, वेल्थ ऑफ द नेशन लिखा है। माओ जेडोंग को जानते हैं, उन्होंने कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना की थी, कल्चरल रिवॉल्यूशन एंड ऑल। Who said that the character of the people is not to be blamed any more than that of princes, for both alike are liable to err when they are without any control। मतलब यहाँ पे एक फिलोसफर ये कह रहा है कि भाई कॉमन मैन और राजा में कोई फर्क नहीं होता है, मतलब राजाओं में कोई फर्क नहीं होता है, रूलर में कोई फर्क नहीं होता है। दोनों यदि अपने ऊपर कंट्रोल ना रखें तो दोनों एक ही जैसी गलती करते हैं। ये कहने वाला कौन था? ये कहने वाला था निकोल, या गलत है, निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली को यदि आप सतही तौर पे जानेंगे, मतलब सुपरफिशियल, तो आप बोलेंगे कि वो तो मोनार्की का समर्थन करता था, जबकि एक्चुअली वो रिपब्लिकन था, वो रिपब्लिक की समर्थन करता था। आपको लगेगा कि वो राजाओं के बारे में ज्यादा बात करता है, नहीं, वो राजाओं के बारे में नहीं, कॉमन मैन के बारे में ज्यादा बात करता है। उनका कहना है कि ये जो इस लाइन में कहा जा रहा है, कॉमन मैन और राजा के नेचर में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही एक ही तरह गलती करते हैं। उसका ये भी कहना था कि इसीलिए जब सब लोग मिल करके, रिपब्लिक में क्या होता है, सब लोग मिल करके डिसीजन लेते हैं, वो बेटर होता है एक राजा के डिसीजन से, क्योंकि एक आदमी गलती कर सकता है लेकिन जब इकट्ठे लोग जुटते हैं तो वो विजडम ज्यादा होता है। तो इस तरह मैकियावेली के बारे में जितनी बातें आप सोचते हैं ना, उसका बेसिकली बहुत सारा चीज उसका उल्टा है। लॉक यूजेस द डिस्क्रिप्शन व्हाइट पेपर वाइड ऑफ ऑल कैरेक्टर टू डिस्क्राइब, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में कुछ और जानेंगे। तो इसका मायने क्या है? टू डिस्क्राइब, ये उन्होंने जो कहा था कि जब आदमी पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो उसका जो ब्रेन होता है वो एक क्लीन स्लेट के जैसा होता है, उसको टेबुला रासा उन्होंने कह सकते हैं। टेबुला रासा मतलब क्लीन स्लेट, जिसपे कुछ लिखा जा सकता है। तो ये उन्होंने किस बारे में कहा? नेचुरल लॉ, इनोसेंस ऑफ प्रिमिटिव मैन, इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन, ह्यूमन माइंड एट बर्थ, उन्होंने ह्यूमन माइंड एट बर्थ के बारे में कहा। इसके बारे में थोड़ा और जानिए। लॉक ने जो है टबला रासा क्या जो उनका कॉन्सेप्ट था, इन्होंने इस बुक में लिखा था, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये खुद एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस बुक में उन्होंने इस बारे में लिखा, ह्यूमन माइंड के बारे में, और ये क्या कहते हैं? ये एक थ्योरी है जिसको लॉक ने भी दिया, बहुत लोग कहते हैं। टैबला रासा केवल लॉक से जुड़ा हुआ नहीं है। ये थ्योरी ये है कि इंडिविजुअल आर बोर्न विदाउट बिल्ट इन मेंटल कंटेंट एंड देयरफॉर ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस और परसेप्शन। मतलब एक तो ये होता है ना कि आदमी जब पैदा होता है, एक बच्चा, तो वो उसमें कुछ जन्मजात कुछ नॉलेज भगवान के द्वारा दिए होते हैं, नेचर के द्वारा दिए होते हैं, सेंस ऑफ रीजन। लेकिन ये थ्योरी उसका उल्टा कहता है कुछ नहीं, एकदम ब्लैंक होता है। और जो भी नॉलेज हमारा ब्रेन एक्वायर करता है वो सब हमारे एक्सपीरियंस और परसेप्शन जो पूरा लाइफ लॉन्ग हम लेते हैं, उसी से हम नॉलेज गेन करते हैं, उसी से रीजन हमारा इनकलकेट होता है। कुछ हमें बाय बर्थ नहीं होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल क्रूड दें तो अभिमन्यु के बारे में कहा जाता है महाभारत में कि जब वो पैदा हुआ तो वो माता के गर्भ में ही उसने जो है वो चक्रव्यूह को बेधने की जो है पूरी विद्या जान ली थी, एक्सेप्ट द लास्ट फेज। तो ये उसको काटता है, कहता है कुछ नहीं। अभिमन्यु जब पैदा हुआ तो उसको कुछ भी पता नहीं था, क्लीन स्लेट था। उसने जो भी चक्रव्यूह बेधने का सीखा वो अपने एक्सपीरियंस लर्निंग से सीखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक डिवाइड है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, हम इन्नेट बाय बर्थ जो है नॉलेज लेके ह्यूमन ब्रेन पैदा होता है, कुछ कहते हैं लाइक लॉक कि नहीं। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग कोड फाइंड आउट द प्रॉपर सीक्वेंस। ये तो प्रॉपर सीक्वेंस है, मैंने यहाँ पे, अब ये सीक्वेंस टाइप के क्वेश्चन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया? एक तो इसलिए कि आपको बता दें कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कह रहा है कि जो लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसमें उसमें ये सब चीजें होती हैं। इवेंट पहले कौन होता है बाद में? तो सबसे पहले तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपको पता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उससे भी पहले देखिए स्टेट ऑफ नेचर में लोग रहेंगे, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद उससे सिविल सोसाइटी बनेगी, और फिर लास्ट में गवर्नमेंट बनेगा। Which of the following is not a reason that Mill offer in defense of the liberty of speech and expression? ये देखिए, आप
इसको पढ़ लीजिए। ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये एक्शन के बारे में है। यहाँ पे स्पीच और एक्सप्रेशन के, थॉट एंड स्पीच एक्सप्रेशन है, बाकी सब उन्होंने दिया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि ये देख लीजिए। अब मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, लेकिन ये सब उन्होंने जो है लॉजिक दिए थे, जो मैंने काफी एक्सप्लेन अपने वीडियो में भी किया है। मिल अंडरस्टूड लिबर्टी प्राइमरली इन डैश टर्म। तो क्या ये पॉजिटिव टर्म में देखते हैं या निगेटिव टर्म, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो ये बेसिकली निगेटिव टर्म में देखते हैं, मतलब कोई कंस्ट्रेन नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव टर्म में नहीं, जो जिसको आप कह सकते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच की, आदमी को आप कैपेबल बना दे, जिसको कि अभी हम लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं, जो रूसो भी जिसको वैल्यू देते हैं, ये निगेटिव टर्म में देखते हैं, मतलब कंस्ट्रेन लेस होना फ्रीडम है मिल के अनुसार। व्हाट वाज एरिस्टोटल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्लेवरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि स्लेवरी के बारे में देखिए, उन्होंने ये कहा स्लेवरी को उन्होंने एक कंडीशनल एक्सेप्टेबिलिटी दी। इस पे बहुत विवाद भी होता है। उन्होंने कहा था कि स्लेवरी जो है नेचुरल और सोशल दोनों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्लेव जो होते हैं वो सिटीजन को फ्री कर देते हैं मेंटल जॉब करने के लिए, इसलिए वो बहुत जरूरी होते हैं। और स्लेव एक ह्यूमन के फैमिली के, सॉरी इंडिविजुअल के फैमिली के प्रॉपर्टी के जैसा होता है, लाइक हाउस होल्ड प्रॉपर्टी होता है। लेकिन उन्होंने बहुत सारे कंडीशन लगाए थे कि मास्टर को ज्यादा वर्चुअस होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए स्लेव से। यदि स्लेव ज्यादा नॉलेजेबल है तो वो उसका मास्टर को छोड़ देना चाहिए, मास्टर को तब भी उसको स्लेव को छोड़ देना चाहिए यदि उसने लाइफ लॉन्ग अच्छी सर्विस की है, उसको फ्री कर देना चाहिए। उन्होंने अपने स्लेव को भी फ्री कर दिया था। इन सब के बाद आप देखिए क्या है, व्हाट वाज एरिस्टोटल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्लेवरी। ही डिसअप्रूव्ड स्ट्रांगली, नो। He disapproved reluctantly, no. He considered it to be against nature, no. He considered to be natural, yes. What sort of government did Hobbes support in Leviathan? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। हॉब्स का जो लेवाइथियन जो बुक है, उसमें जो गवर्नमेंट है वो सॉवरेन है, और वो खुद लेवाइथियन जैसा है। लेवाइथियन मतलब एक समुद्री दानव, मॉन्स्टर, जिसमें असीम ताकत है, उसी टाइप की। तो उन्होंने मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, एब्सोल्यूट मोनार्की की उन्होंने कल्पना की हॉब्स ने। इसमें से मार्क्स ने क्या नहीं कहा। विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट उन्होंने कहा, द डिक्टेटरशिप द प्रोलेटेट कहा, द फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज बिल्कुल कहा। तो चौथा तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया, नहीं कहा होगा। द स्टेट इज ए नेसेसरी एविल, नो। ये कौन कहता है? ये लिबरल थॉट में है कि स्टेट एक नेसेसरी इविल है, और एनार्किस्ट थॉट में है स्टेट एक अननेसेसरी इविल है। लेकिन मार्क्स के लिए स्टेट ना तो नेसेसरी इविल है ना अननेसेसरी इविल है, स्टेट लेस सोसाइटी होना चाहिए। आई डू नॉट विश them, मतलब वुमेन, टू हैव पावर ओवर मैन बट ओवर देमसेल्फ। मतलब मैन के ऊपर पावर नहीं, अपने ऊपर खुद पावर लो, अपने खुद कंट्रोल लो। ये किसने कहा था? ये बेसिकली मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने कहा था। उनका कहना था कि वुमेन अपने ऊपर पावर लूज कर गई है, फॉल्स कॉन्शियसनेस उसने डेवलप कर लिया, उससे जो है वो फॉल्टी मैनर्स, उन्होंने फीमेल मैनर्स अपना लिए हैं कि ब्यूटी अच्छा है, सजना अच्छा है, लड़खड़ा के चलना, तुतला के बोलना, एंड ऑल काइंड ऑफ जो है उस टाइप की वुमेन वुमेन फॉली भी उन्होंने डेवलप कर लिया है। तो ये उनका थॉट था। अब यहाँ रीजनरेशन देखिए, मैकियावेलियन थॉट एंड जस्टिफाइड द मीन। ये तो बिल्कुल सही है कि एंड जस्टिफाई करता है मीन को। उनके थॉट में द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंस वाज टू ब्रिंग एन ऑर्डर, ब्रिंग पीस एंड ऑर्डर। यहाँ पे पीस होगा, पीस एंड ऑर्डर एंड मेंटेन हिज स्टेट। ये भी सही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंस क्या था? कि पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करो और अपने स्टेट को बचाए रखो। और ये कहते हैं कि एजर्सन है कि मैकियावेलियन थॉट में एंड जस्टिफाई मींस कितना भी गंदा हो, आपको मर्डर करके करना हो, झूठ बोल के करना हो, यदि आपने स्टेट को बचा लिया तो सब अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए, आपको मैं एक टिप्स दे रहा हूं। एजर्सन रीजन में मुझे क्या फील होता है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, हजारों क्वेश्चन देखे होंगे आप लोगों के लिए। इन लोगों ने क्वेश्चन सेटर बहुत अच्छा सेट नहीं कर पाते हैं इसको, और वो यदि इसका यदि सही आंसर पूछेगा मेरे अनुसार से तो बी होगा। मतलब कि दोनों सही है, लेकिन रीजन इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन इसका इसका ऑफिशियल आंसर जो है ए है। अब यहाँ पे आपकी भलाई के लिए क्या है कि थोड़ा बहुत भी यदि वो एक्सप्लेन कर लेता है एजर्सन को रीजन स्टेटमेंट, तो आप ए मार दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंस वाज टू ब्रिंग पीस एंड ऑर्डर एंड मेंटेन हिज स्टेट। ये स्टेटमेंट तो अपने आप में सही है, लेकिन क्या इसी से हम कह सकते हैं कि मैकियावेलियन थॉट में एंड जस्टिफाई करता है मीन्स को? नहीं कह सकते। लेकिन इस आंसर के लिए चलिए ठीक है, एंड जस्टिफाई मीन ये भी है, तो ए। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं,
थोड़ा बहुत भी रीजन स्टेटमेंट यदि एजर्सन को सपोर्ट करता है तो ए मारिए, बी मत मारिए, नहीं तो आपको नंबर लूज कर जाएगा। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सेटर की प्रॉब्लम है। Who stated that placing restrictions on freedom of expression of human being is like robbing of the present, मतलब कि प्रेजेंट की डकैती डालना है और फ्यूचर रेसेस का भी, मतलब आप रॉब कर लेते हो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों रेसेस को। ये कौन कहेगा? मतलब चैंपियन ऑफ लिबर्टी कौन था? वो जेएस मिल था, तो जेएस मिल ने इसको कहा है। Who among the following first modernized the tradition of natural law? अगेन हॉब्स। हॉब्स देखिए कितनी सारी चीजें, फर्स्ट निगेटिव लिबर्टी दिया, फर्स्ट उन्होंने जो है एक मॉडर्न साइंटिस्ट थे जो इंपेरिकल थे, फर्स्ट टाइम उन्होंने एक सॉवरेंटी की कल्पना की, फर्स्ट टाइम उन्होंने इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की, इंडिविजुअलिज्म जो कि लिबरलिज्म का आधार बना। और नेचुरल लॉ का भी जो ट्रेडिशन जो मॉडर्न टाइम में काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको कि अभी भी जिसके बेसिस पे हमारा इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी जस्टिस देता है कि नेचुरल लॉ क्या है, लॉ ऑफ नेचर। तो जब सब कुछ हार जाते हैं तो आप नेचुरल लॉ की बात करते हैं, उसके प्रोपोनेंट जो है हॉब्स ही रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ लिबरलिज्म? लेकिन फादर ऑफ लिबरलिज्म हॉब्स नहीं है, ये है लॉक। ये लेकिन आप हॉब्स को जो है आप ग्रैंड फादर जरूर कह सकते हैं मेरे अनुसार से, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार जो है इंडिविजुअल लिबरलिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की। फॉर लिबरलिज्म द मोस्ट फंडामेंटल फीचर ऑफ द इंडिविजुअल, ये बहुत अच्छा मेरे अनुसार से क्वेश्चन है, चारों स्टेटमेंट में पढ़ दे रहा हूं कि इंडिविजुअल क्या सबसे इंपॉर्टेंट फीचर लिबरलिज्म के अनुसार क्या है? क्या इंडिविजुअल हिज हर रिलेशन विथ अदर इंडिविजुअल बहुत फंडामेंटल फीचर है, हिज हर रिलेशन विद द स्टेट फंडामेंटल फीचर है, या हिज हर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड ट्रेडिशंस फंडामेंटल फीचर है? नहीं नहीं नहीं, उसका फंडामेंटल फीचर इंडिविजुअल का है हिज हर कैपेसिटी टू मेक चॉइसेस। एक इंडिविजुअल जो रास्ता चुनता है वो एकदम कंप्लीट उसकी अपनी ऑटोनॉमी है, वो क्या रिलीजन चुनता है, क्या हैप्पीनेस का तरीका चुनता है, जब तक वो किसी दूसरे को हार्म नहीं करता है, लॉ को ब्रेक नहीं करता है, तब तक किसी पे उसका वश नहीं है कि वो क्या रास्ता अख्तियार करता है लाइफ में, किस वैल्यू को सही मानता है, किस तरह से जीवन जीना चाहता है, उसके लिए मायने क्या है अच्छे एंड बुरे का, ये सब जो है उसका अपना इंडिविजुअल चॉइसेस है। यही लिबरलिज्म का कोर है। Who among the following would you associate with the concept of tyranny of majority? अब ये वर्ड आते ही आपके जहन में जेएस मिल घूमना चाहिए। जेएस मिल टिरेनी ऑफ मेजोरिटी को बेसिकली उन्होंने क्या कहा था? उनका कहना था कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थॉट, इस पे जो बंधन है वो एक तो स्टेट लगाता है गवर्नमेंट, और दूसरा मेजोरिटी लगाती है माइनॉरिटी की तरफ। माइनॉरिटी मेजोरिटी यहाँ धर्म के बेसिस पे नहीं है, हिंदू मुस्लिम मत समझिएगा। यहाँ पे माइनॉरिटी का मतलब उनके अनुसार से था वो लोग जो हट के सोचते हैं, जो समाज में जो मेजोरिटी के लोग हैं, जैसे मेजोरिटी के लोग यदि कहेंगे कि मतलब जैसे एक टाइम में मेजोरिटी ऑफ लोग कह रहे थे कि अर्थ जो है वो अपने धुरी पे स्थिर है और सूरज उसके चारों तरफ घूमता है, और गैलीलियो कोपरनिकस जैसे लोग जो है उल्टा बोल रहे थे, तो उस टाइप की बात है जो हट के सोचे। तो उस माइनॉरिटी को एक तो स्टेट जो है वो कर्टिल करता है उसके फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन को, स्पीच को, और दूसरा समाज करता है उसमें भी मेजोरिटी। और उनका कहना था कि जो मेजोरिटी है वो ज्यादा कंट्रोल करता है, मतलब इस टाइप के फ्रीडम को रोकता है, और इसको उन्होंने टिरेनी ऑफ द मेजोरिटी कहा, और उससे बचने के लिए काफी सारे उपाय बताए, इसलिए उनको माइनॉरिटी राइट का चैंपियन भी मिल को कहा जाता है। Which socialist thinker charged Hobbes and Locke for promoting the culture possessive individualism? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म को सुनते ही, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म को सुनते ही घंटी बनी चाहिए आपके दिमाग में सीबी मैकफर्सन, एक कैनेडियन सोशलिस्ट थिंकर, लेफ्ट टाइप के थिंकर, मार्क्सिस्ट जैसे कह सकते हैं, जिन्होंने कहा कि हॉब्स और लॉक ने जिस इंडिविजुअलिज्म की परिकल्पना की है वो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म है। मतलब कि जिसको केवल ये मतलब है कि मेरा है, उसके बॉडी पे, उसके प्रॉपर्टी पे, सब पे उसका अख्तियार है, और वो ये सोचता है कि इसके लिए हम किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये मेरे कर्म से, मेरे मेहनत से आया है, और ना तो समाज का और ना ही परिवार का, ना किसी का इसमें रोल है। तो इस टाइप का जो पॉजिटिव ईगोइस्ट इंडिविजुअलिज्म होता है वो लॉक और हॉब्स ने जन्म दिया है, इसीलिए लिबरलिज्म की जो नींव है वो कमजोर है, अकॉर्डिंग टू सीबी मैकफर्सन। आइए 53rd क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हॉब्स? एक रन ऑफ द मिल क्वेश्चन सोशल कॉन्ट्रैक्ट हॉब्स का।
आपने पढ़ा है। एवरीबडी गिव्स अप राइट ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, ये तो सही है। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है। द लेवाइथियन इज ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, नो, लेवाइथियन या गवर्नमेंट जो है पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट इज रिवर्सिबल, नहीं है रिवर्सिबल। द कॉन्ट्रैक्ट टेक्स अवे ओनली सम ऑफ द नेचुरल राइट, नहीं, एक्सेप्ट सारा ऑलमोस्ट ले लेता है एक्सेप्ट सेल्फ प्रिजर्वेशन। Which of the following is not a political work written by J.S. Mill? अब J.S. Mill ने इसमें से क्या नहीं लिखा है? अब बुक पे है, बहुत सारा क्वेश्चन बुक पे है। तो विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ द वुमेन, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ऑन लिबर्टी कंसिडरेशन। अब इसमें आप देखेंगे तो ये वाली बुक थोड़ी लिखा है मिल ने, बाकी सब लिखा है, आप इसको याद कर लीजिए, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ऑन लिबर्टी, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। लेकिन विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन किसने लिखा है? मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने। तो यहाँ पे जो है मैंने फिर से दे दिया, आप इसको याद कर लीजिए, मिल के, और ये तो 3 हो गए और यहाँ 4, तो 7 बुक जो है आप देख सकते हैं। 3 ऐसे और रिलीजन लिखा उन्होंने, यूटिलिटेरियनिज्म लिखा, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखा, ये कई बार पूछा गया है। और ये सिस्टम ऑफ लॉजिक भी बहुत बार यूजीसी नेट में पूछ दिया, क्योंकि समझ में नहीं आता कि ये मिल ने लिखा है। एक बार आप ये 7 बुक याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आपको इससे आ जाएंगे। फॉर whom all existence is simply a matter in motion, ये तो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि मैन इज ए बंडल ऑफ मैटर इन मोशन, मोशन इन आवर बॉडी क्रिएट इमोशन, ये सारी बातें जो हैं हॉब्स ने कहा है, जो कि साइंस के बेसिस पे, मैकेनिक्स के बेसिस पे ह्यूमन नेचर को एनालाइज उन्होंने किया, उनका साइंटिफिक थ्योरी था, इसलिए वो बिल्कुल मॉडर्न थिंकर माने गए। Which of the following is not a supporter of deontological view? अब ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए भी जान के ये सेलेक्ट किया है कि आपको डियोन्टोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल के बीच में एक बार से फिर से डिफरेंस बताना चाहता हूं। पहले यहाँ पे देख लीजिए, डियोन्टोलॉजिकल मतलब ये होता है कि मींस भी एंड के समान अच्छा होना चाहिए। मतलब जो आप रास्ता अख्तियार करते हैं, रास्ता चुनते हैं, इंडिविजुअल, आपने देखा लिबरलिज्म में आपको चुनने की आजादी है, लेकिन जो आप रास्ता चुनते हैं अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो भी अच्छा होना चाहिए, वो भी इथिकल होना चाहिए। ये डियोन्टोलॉजिकल लॉजिक है, और कांत इसके बड़े चैंपियन माने जाते हैं, लिबरलिज्म इसको मानता है कांतियन फिलॉसफी में। टेलियोलॉजिकल क्या होता है, जो मैकियावेली जैसे थिंकर इसको देते हैं, उसमें ये होता है कि भाई अंत भला तो सब भला, मतलब कि यदि यदि एंड जस्टिफाई द मीन बाय हुक एंड क्रूक, किसी भी तरह कोई भी रास्ता अख्तियार करके यदि हमने एक अच्छा एंड हासिल कर लिया, तो रास्ता खराब हो तब भी कोई मतलब नहीं, ये टेलियोलॉजिकल है। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि इसमें से डियोन्टोलॉजिकल व्यू के सपोर्टर कौन है? तो लॉक, रॉल, मैकियावेली, इसिया बर्लिन। अब मैकियावेली तो हो नहीं सकते ना, ये तो बिल्कुल टेलियोलॉजिकल है। अब आपको ये नॉलेज ये भी दे रहा है कि इसिया बर्लिन, जिन्होंने कि निगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी दिया, जॉन रॉल, लॉक, ये सब जो है डियोन्टोलॉजिकल। अब यहाँ पे आप देखिए तो जनरली जो लिबरल जो थिंकर है वो डियोन्टोलॉजिकल व्यू को मानते हैं, और जो रियलिस्ट थिंकर होते हैं लाइक मैकियावेली, कौटिल्य, मॉर्गनथौ, ये सब जो है टेलियोलॉजिकल व्यू को मानते हैं। Who among the following has compared fortune with a woman? ये दूसरी बार मैं बता रहा हूँ, फॉर्चूना उन्होंने कहा था इटालियन में, ये मैकियावेली ने कंपेयर किया था फॉर्चून को एक वुमेन से। देखिए कितनी बार ये पूछा जाता है, मैंने आपकी ये क्वेश्चन इसलिए रिपीट कराया कि आप देखिए कि कितना पॉपुलर है जहन में क्वेश्चन सेटर के, कि इसको 2 बार पूछा है, 2 डिफरेंट एग्जाम में। मैकियावेलियनिज्म स्टैंड फॉर डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरल, सही है, वन फॉर द रूरल एंड अदर फॉर द प्राइवेट सिटीजन। प्राइवेट सिटीजन कन्वेंशनल मोरलिटी फॉलो करते हैं, जो हम लोग करते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मर्डर नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। और रूरल के लिए ये सब कोई लॉ नहीं है, वो इस कन्वेंशनल मोरलिटी से ऊपर है, वो झूठ बोल सकता है, वो लॉ ब्रेक कर सकता है, वो किसी का मर्डर करवा सकता है। तो इसका रीजन स्टेटमेंट क्या है? द रूरल एज द क्रिएटर ऑफ द स्टेट और मेंटेनर ऑफ द स्टेट ऑल्सो इज नॉट ओनली आउटसाइड द लॉ, ही इज आउटसाइड मोरलिटी एज वेल। सही बात है, मतलब एज पर मैकियावेली। और ये अगेन आप देखिए तो थोड़ा बहुत जो है इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए सही आंसर है ए। यहाँ पे तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि उन्होंने जो है पॉलिटिक्स को सेपरेट किया रिलीजन से, कन्वेंशनल मोरलिटी से, इसलिए उनको मॉडर्न थिंकर माना जाता है। अब यहाँ मैच कीजिए, फिर से मैकियावेली आ गए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मोरल इनडिफरेंस, ये तो अब आप समझने लगे होंगे इसी वीडियो को देखते देखते कि ये यही होगा सही। हॉब्स का यदि आप इसमें से देखें तो इंस्टिंक्ट फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, जो कहते हैं कि आप इस राइट को लेविथियन को भी नहीं सौंपेंगे,
लॉ का यदि आप देखें तो नेचुरल राइट ऑफ प्रॉपर्टी, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी देते हैं। और रूसो एक ही बच जाता है तो रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन। अब इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये भी अपने आप में एक डिस्कशन टॉपिक है, बस देख लीजिए। अब इसके बाद के सारे क्वेश्चन बीएचयू से मैंने लिए हैं। आपको ये बताने के लिए किस टाइप के क्वेश्चन बीएचयू में आते हैं ये भी देख लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नॉलेज इससे हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। हु वॉज प्लेटोस गाइड एंड मास्टर? ऑफ कोर्स सोक्रेट्स। तो आसान क्वेश्चन है। नेम प्लेटोस बेस्ट रेड बुक? बहुत आसान है, सब जानते हैं। अभी तक आपने इसी वीडियो को केवल देखा हो तब भी पता लग गया होगा कि रिपब्लिक इसका आंसर होगा। एरिस्टोटल का बेस्ट रेड बुक जो है वो पॉलिटिक्स है। मैकियावेली का बेस्ट रेड प्रिंस है। और हॉब्स का लेवाइथियन है। और लॉक का जो टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट है, लाइक दैट। आप रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो सबका एक एक मेन, मिल का जो है ऑन लिबर्टी है। अब अदर बुक जो है प्लेटो को, वो याद कर लीजिए। यहाँ पे तो क्रिटो आपको दिया गया है, वो भी एक बुक है। अपोलॉजी भी बुक है। आइडियल स्टेट नाम की कोई बुक नहीं है। तो लॉ, स्टेटमेंट, टेमायस एंड सिंपोजियम, इसमें से आपको टेमायस दे देगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे, आपको लगेगा प्लेटो क्या, टेमायस कहाँ से लिखा है। तो ये 4 और ये 3, तो 7 बुक प्लेटो की याद कर लीजिए। अब यहाँ एरिस्टोटल का भी उन्होंने फिर पूछ दिया कि इसमें से कौन सा उसका इंपॉर्टेंट बुक है। मतलब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना, मतलब बहुत साधारण सा क्वेश्चन वो बना रहे हैं। बीएचयू में बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं। तो इसका हो जाएगा पॉलिटिक्स। और फिर यहाँ पे जो है आप इसके और बुक देख लीजिए। निकोमैकियन एथिक्स है, मेटाफिजिक्स है, रेटोरिक है और ऑन द सोल है। इसके साथ में ये सब तो कुछ है नहीं। आप रिपब्लिक तो प्लेटो का है, तो पॉलिटिक्स। तो आप एरिस्टोटल के बुक को भी देख लीजिए, ये सब याद कर लीजिए। मैकियावेली किस सिटी से एसोसिएटेड थे? फिर अगेन बच्चा टाइप का क्वेश्चन है। फ्लोरेंस से एसोसिएटेड थे, मैंने आपको बताया भी है। which book written which among the fall written below, सॉरी इसका कुछ लैंग्वेज गलत है। वॉच, अब मैंने मतलब कॉपी पेस्ट किया है। मतलब मैंने कोई लिखा नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने लैंग्वेज भी ठीक नहीं बनाया है बीएचयू के सेटर ने। विच अमॉन्ग द रिटन बिलो वॉज फेमस बुक ऑफ हॉब्स? तो हॉब्स का तो लेवाइथियन है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ही सुपरफिशियल, बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है बीएचयू पॉलिटिकल थॉट से पूछ रहे हैं। हॉब्स के जो अदर, और ये मैं आपको दे रहा हूँ कि अच्छे क्वेश्चन पूछे, कोई टफ पूछे यूजीसी नेट में या डीयूईटी में या जेएनयू में, तो उसके लिए हॉब्स के अदर बुक जो है, डी सिवे या डी किवे, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर लें। ऑन द सिटीजन, सिवे मतलब सिटीजन से आया है, तो ऑन द सिटीजन। डी कॉर्पोरे, ऑन द बॉडी। डी होमे मतलब इंडिविजुअल या ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन कंडीशन के बारे में। द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचर, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स, ये सब याद कर लीजिए। डी सिवे, डी कॉर्पोरे, डी ह्यूमे तो जरूर याद कर लीजिए। एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचर, पॉलिटिक्स एंड लेवाइथिन, यही सब पूछा बेसिकली जाता है कि किसने लिखा है। विच इज द मोस्ट फेमस बुक ऑफ जॉन लॉक? अगेन यहाँ पे वही है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट उसके सबसे फेमस बुक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखा है। रिपब्लिक जो है प्लेटो ने लिखा है। दास कैपिटल मार्क्स ने लिखा है। यहाँ पे मैंने जो है लॉक्स के भी और बुक का दिया है। ये सब बस याद कर लीजिएगा, मतलब आपको हेल्प हो जाएगा। ये किसने कहा? मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन। मुझे पता है, यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो ये सब तो आपके लिए बच्चे टाइप का क्वेश्चन है। ये रूसो ने कहा है, ऑफ कोर्स। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय रूसो? तो अगेन अब रूसो के बुक पे आप देख सकते हैं कि बीएचयू के क्वेश्चन किस तरह के हैं। डिस्कोर्स ऑन ऑरिजिन ऑफ इक्वलिटी, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटी। अब यहाँ पे एक और थोड़ी सी हंसी की बात है कि ये दूसरी गलती ये कर रहे हैं। अभी आपने एक देखा लैंग्वेज में, ये बुक का नाम ही उन्होंने गलत लिख दिया है। ये बुक का नाम है ये द डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, इन्होंने पॉलिटी एंड इकोनॉमी कर दिया है। तो एक्चुअल इसमें है जो फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड, ये भी करके कोई बुक नहीं है। फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट है ये। कितनी सारी एरर है आप देख सकते हैं। ये फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट जो है हेगल ने लिखा है। और ये तीनों बुक इन्होंने लिखा है। यदि इसके नेम को सही कर दें। रूसो के अदर बुक जो है, सबसे फेमस है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इमली जो है, इमिली, इमिली जो भी जैसे प्रोनाउंस करें, ये इनकी बहुत फेमस बुक है, जो कि एक ग्रेट ट्रीटीज ऑन एजुकेशन है। और इसी के जवाब में मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन में इसकी जम के बुराई की है। और डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स भी उन्होंने इससे लिखा था, जिन्होंने लाइफ बदल दिया। डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखा। डिस्कोर्स ऑन ऑरिजिन ऑफ इक्वलिटी लिखा। ओके, सो डियर स्टूडेंट, एटलीस्ट वी रीच टू द लास्ट। बहुत लंबा ये वीडियो हो गया, सॉरी फॉर दिस, लेकिन आई होप कि आपको मजा आया होगा यदि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो।
हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस सेगमेंट, फाइनली 1 मिनट इस पे देख लीजिए। मेरी सलाह है कोई बुक मत पढ़िए। आप पूछेंगे किस बुक से, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मेरे सारे वीडियो जो हैं क्लासिकल और मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के जो 2 सीरीज में आए हुए हैं उसको बढ़िया से देख जाइए। ये सब उसके पीडीएफ भी जो है फ्रीली अवेलेबल वेबसाइट पे हैं। यहाँ वेबसाइट का एड्रेस मैंने दे दिया है। आपको जो पूछे जा रहे हैं आपने देख लिया होगा, फिर भी आपको बता देंगे कोर थॉट्स जो है उनके उस पे हैं, लाइक जस्टिस को कैसे डिफाइन किया उन्होंने, क्या उनके लिए क्या मायने रखता है एंड ऑल। उनके बुक्स पे काफी क्वेश्चन हैं, तो 7-8 बुक्स सबके देख लीजिए। कोट्स पे हैं कि उन्होंने क्या फेमस कोट कहा, स्लोगन दिया। एनिकडॉट एंड ट्रिविया पे भी। एनिकडॉट ट्रिविया क्या होती है, जैसे कि आप लीजिए कि मैकियावेली किस शहर का था, या प्लाटो ये एरिस्टोटल कहाँ भाग गया था, कैलिचिस आपने देखा भागते हुए उसने क्या कहा था, सोक्रेट किसका गुरु था, या प्लाटो के एकेडमी का क्या नाम था, एरिस्टोटल के एकेडमी का क्या। ये सब ट्रिविया है, दीज आर जनरल नॉलेज। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये ट्रिविया नहीं पूछना चाहिए। लेकिन यही हमारी नियति है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही जो आपके क्वेश्चन सेटर हैं वो किस एज ग्रुप में आते हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो सब 50 से 60 के जनरली एज ग्रुप में है, और वो अपने बचपन में उन्होंने यही ट्रिविया पढ़ पढ़ के लाइफ में एग्जामिनेशन compete किया। इवन आईएएस के कंपटीशन इसी सब ट्रिविया से लोग देते आए हैं, इसलिए वो अधिकतर अभी भी उस ट्रिविया से मुक्त नहीं हो पाए, वो पूछते हैं। इनफैक्ट इस तरह के सारे क्वेश्चन जो वो पूछ रहे हैं एक्सेप्ट थॉट, मेरे अनुसार से नहीं पूछने चाहिए। सॉल्व पास्ट ईयर्स एमसीक्यू, जैसे मैंने आपके लिए बनाया कि पास्ट ईयर्स के सारे एमसीक्यू ले लिए, वैसे कीजिए। मैंने यही काम एग्जामिनेशन गाइड में किया है, जो आप में से अभी तक काफी लोग खरीद भी चुके होंगे जो इसको देख रहे हैं। नहीं, यदि आपने लिया है तो बहुत नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल है, यहाँ पे मैंने उसका एड्रेस दिया हुआ है, उसको आप जरूर देखें। मैंने उसमें काफी मेहनत की है, आपको काफी उससे हेल्प मिलेगा। और थैंक यू स्टूडेंट, यदि आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इस तरह से जो जैसे जो भी यहाँ पे है उससे आप टच में रहें हमारे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको जवाब देने की। और सबसे इन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी भी सेफ रहें, सेफ रखें लोगों को, और जो फैमिली डिवास्टेट हुए हैं सेकेंड वेव में उनकी किसी भी तरीके से मदद करें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।